क्लास 10th का चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट। इसके सॉल्यूशंस देख रहे हैं, क्वेश्चन देखेंगे, इसके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो कुछ सवाल जवाब देख रहे हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड है, उनके जवाब भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अ सर्च इंजन कैन बी डिफाइंड एज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरह डिफाइन किया जा सकता है दैट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन अ फॉर्म ऑफ अ लिस्ट ऑफ रिलेटेड वेबसाइट्स। अगर सर्च इंजन जैसे गूगल वगैरह आप ट्राई करेंगे तो वहां पर जैसे आप टाइप करेंगे कोई चीज तो आपको यहाँ पर सर्च का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग वेबसाइट आ जाएगी बेस्ड ऑन द सर्च क्राइटेरियन डिफाइंड बाय द यूजर। अब यूजर ने जो सर्च क्राइटेरिया दिया हुआ है, जैसे इमेज वो चूज करेगा तो इमेज आएगा और भी चीजें आती हैं, उसमें रिलेटेड न्यूज आती है। सम कॉमनली यूज सर्च इंजन आर, कौन कौन से इसमें सर्च इंजन है? क्या याहू सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, जैसे मैंने अभी बताया गूगल तो यहाँ पे मिल ही गया आपको। क्या बिंग और याहू है? बिंग आपने देखे कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। याहू है कि नहीं? याहू भी सर्च इंजन है। याहू बेसिकली अगर आप याहू की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पोर्टल मिलेगा, उसमें आप सर्च भी कर सकते हैं, बाकी मेल वगैरह पे भी जा सकते हैं, न्यूज पे भी जा सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, ईमेल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। पहले हम खबर भेजते थे लेटर्स के थ्रू, पोस्ट कार्ड के थ्रू। अब जो है इंटरनेट में आप लेटर लिखिए और एक क्लिक कीजिए और उसी समय वो विद इन माइक्रो सेकेंड्स, मतलब शायद नैनो भी हो सकता है, शायद थोड़ा सा समय और ज्यादा लग सकता है, लेकिन विद इन अ क्लिक आपका ईमेल पहुंच जाएगा। तो एडवांटेजेस क्या हैं ईमेल के? पहली चीज तो यह है, सेव पेपर एंड अलाउ यूजर्स टू एडिट अ मैसेज इजीली। पेपर बचाता है, और अगर आपने कोई कागज में कोई चीज लिख दी, उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसको चेंज करने के लिए आपको ग्लू लगाना पड़ेगा या काट के लिखना पड़ेगा। पहली चीज ये हो गई। हम देख रहे हैं कौन कौन सा सही होगा। जो सही होगा उसको अभी बताएंगे, जो नहीं सही होगा उस पर भी विचार करेंगे। जैसे ट्रांसमिट मैसेज फास्टर देन अदर कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस में आप पहले लिखेंगे, फिर पोस्ट करेंगे, फिर वहां से वो पोस्टल सर्विस उसे लेके जाएगी, फिर यहाँ डिलीवरी होगी। अब डिलीवरी हो भी सकती है, बंदा घर पे हो ना हो, लेकिन अगर उसके पास इंटरनेट है, उसके पास मोबाइल पे आजकल इंटरनेट है, तो उसको मिल जाएगा। फिर तीसरा है सेंड मैसेजेस अकॉर्डिंग टू द सेंडर्स कन्वीनियंस। यानी कि आपने मैसेज भेज दिया और रात के वो 1 बजे भेजना चाहता है, फ्री हुआ काम से, और उसको एकदम से खबर आई, उसने रात को 1 बजे भेज दिया। अगर आप रात के 1 बजे किसी को फोन करेंगे या 2 बजे फोन करेंगे या कोई मैसेज करेंगे तो ऑकवर्ड होता है, लेकिन अगर ईमेल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है सुबह उठ के वो पढ़ ले। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का उत्तर है ऑल ऑफ दीज। अगला है, वाईमैक्स अलाउज एक्सेस ऑफ ब्रॉडबैंड वायरलेस अप टू 30 माइल्स फॉर फिक्स स्टेशन एंड 3 to 10 माइल्स फॉर मोबाइल स्टेशन। यानी कोई चीज फिक्स है, अगर फिक्स्ड है तो वाईमैक्स आपको देता है 30 माइल तक कवरेज, और अगर मूव कर रहे हैं आप, जैसे गाड़ी में है, तो 3 से 10 माइल मोबाइल स्टेशन से, अगर आप यहाँ मोबाइल स्टेशन लगा हुआ है, यहां से आप करीबन 3 से 10 माइल तक इसका एक्सेस पा सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म ऑफ वाईमैक्स? वाईमैक्स क्या होता है? ये तो वाईमैक्स के बारे में बता दिया। वाईमैक्स का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, या वर्ल्ड वाइड इंटरनेट फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। आप क्या समझते हैं इसका क्या उत्तर होगा? किस पे टिक किया जाए? इसका उत्तर है बी, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये जो इसमें आप वाईमैक्स का फॉर्म देख रहे हैं, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, तो क्योंकि इसमें माइक्रोवेव यूज होता है इसलिए माइक्रोवेव एक्सेस तो आ ही गया, लेकिन साथ में इंटरऑपरेबिलिटी वर्ल्ड वाइड है, तो ये इसका उत्तर बी होगा। अगला है, क्रोम इज अ डैश बेस्ड वेब ब्राउजर। क्रोम जैसे कि आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, सिलेनियम है और ओपेरा है, ऐसे एक वेब ब्राउजर है, लेकिन दिस क्रोम इज अ डैश बेस्ड वेब ब्राउजर। इसका मतलब क्या हुआ? क्या टेक्स्ट है, ग्राफिकल है, ग्राफिक्स है? इसका उत्तर है ग्राफिकल बेस्ड वेब ब्राउजर। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ अ यूआरएल अगर आपने देखा हो तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हमारा, अगर मैं एक सिंपल लूँ तो HTTP आता है, फिर कॉलन करते हैं, फिर डबल स्लैश लगाते हैं,
फिर यहाँ पर चीजें लिखते हैं। और भी कुछ आता है क्या इसमें, HTTP हो या HTTPS हो। तो जो थर्ड कंपोनेंट है URL का, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो होता है डोमेन नेम। तो यहाँ पर आपका डोमेन नेम आएगा, राइट। आप जैसे आप लिखते हैं ना www.yahoo.com, तो अगर आप URL इस तरीके से ले रहे हैं, इसके आगे जो लिखा हुआ है, उसमें जो तीसरा आपका कंपोनेंट है URL का, वो क्या होता है, वो आपको बताता है डोमेन नेम क्या है। www इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड वाइड वेब। क्या ये वर्ल्ड वाइड वेब है या फिर और कोई इसमें से आप चूज कर सकते हैं? वेब है, आंसर इसका बी है, वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, वेब ही है। द डोमेन एक्सटेंशन .org refers to a type of website। अब org का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इसमें कौन, अगर जैसे .com भी होता है, .in है तो इंडिया का है, .au है तो ऑस्ट्रेलिया का, इस तरीके से आता है। तो अगर org है, जैसे com हम बोलते हैं कमर्शियल है, तो .gov होता है गवर्नमेंट का है। तो org अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा है इसका उत्तर, तो ये सी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। org जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। अगला है डैश इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर। ऐसा कौन सा है जो टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर है? अभी हमने देखा जी जो क्रोम है उसको हम कह रहे हैं वो ग्राफिकल बेस्ड है। तो कौन सा ऐसा है जो टेक्स्ट बेस्ड है? तो इसका उत्तर है आपका लिंक्स, LYNX, लिंक्स। Which one of the following is a protocol that is generally used in URL addresses? कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है इनमें से जो हम यूज करते हैं URL एड्रेसेस के लिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एड्रेसेस के लिए? तो उसका उत्तर है HTTP। आपने देखा अभी मैंने आपको बताया था HTTP या HTTPS लगाते हैं आप, तो यहां से आप बता रहे हैं कि ये प्रोटोकॉल कौन सा है URL एड्रेसेस के लिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है ARPANET। ARPANET को इंट्रोड्यूस 1969 में किया था किसने? कौन साहब थे इसमें, कौन थे इसमें? तो उसका उत्तर है साइंटिस्ट ऑफ ARPA। ये डिफेंस रिलेटेड यूनिट है, तो ARPANET यहां से बना। क्या हुआ कि जो डिफेंस ने अपना कुछ डेवलप किया, फिर उसको यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करने के लिए आगे चीज बढ़ी, और वो यूनिवर्सिटी से कनेक्ट हुई और उसके बाद वो इतनी फेमस हुई कि उसके बाद आज आप देख रहे हैं इंटरनेट आपके सामने है। ISP स्टैंड्स फॉर, ISP किसके लिए स्टैंड करता है? ISP से क्या होता है? ये है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है क्या, या और कुछ है? आपको क्या लगता है? जरा इनमें से टिक करिए, एक बताइए। ISP होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये वो सर्विस प्रोवाइडर होता है जो आपको डेटा सर्विस या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, राइट। आप जैसे यहां पर अभी मान लीजिए दिल्ली में है, तो आपके कोई ना कोई ISP होगा, जैसे मान लीजिए एयरटेल वाला होगा, या MTNL होगा, या BSNL होगा, ऐसे आपके अलग अलग ISP प्रोवाइडर्स होते हैं। What does L in URL stands for? L से क्या होता है? लोकेटर। क्या लोकेटर होता है? उत्तर है लोकेटर। Dash provides a quick and simple way for one user to communicate with another over the internet। कैसे कम्युनिकेट करते हैं आप? वेब ब्राउजर के थ्रू करेंगे या लेटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू? सबसे बढ़िया तरीका तो ये ए ही लग रहा है, तो उत्तर ए है। ईमेल सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट, ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल हो। आजकल जैसे व्हाट्सएप वगैरह है, लेकिन उसमें चीजें आप डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, बट ईमेल अभी तक का, इन सब के आने के बाद भी, व्हाट्सएप आ गया, हाइक आ गया, या फिर आपका लाइन आ गया, जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं उसमें आज भी जो सबसे टॉप पे है, या सबसे जो जिसे कहेंगे एक ऑफिशियली मतलब मैनेज तरीका है, वो ईमेल है आपका। A dash connection does not use any wire to communicate or transfer information between two or more computers on the internet। ऐसा कौन सा कनेक्शन है जिसके लिए आपको वायर नहीं लगाना पड़ता, या वायरलेस हो, है ना? आपको समझ में आ गया होगा उत्तर क्या है। उत्तर इसका वायरलेस है। The main difference between dial-up and a broadband connection is, dial-up और ब्रॉडबैंड कनेक्शन में क्या अंतर है? स्पीड का अंतर है, कंटिन्यूस कनेक्टिविटी का अंतर है, या डाउनलोड रेट का अंतर है? क्या आपको लगता है ये सारे के सारे हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल सही हैं। सारे डायल अप और ब्रॉडबैंड में इन तीनों चीज का डिफरेंस है।
अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। इसमें कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? क्या ये वेब ब्राउजर है? इंटरनेट एक्सप्लोरर तो है। नेटस्केप नेविगेटर आप देखिए सर, जो पहला ओपन सोर्स किया गया था वो है फायरफॉक्स है। ये फायरफॉक्स फ्री एंड ओपन सोर्स है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट देता है। तो क्या बचता है इसमें? बचता जो है वही नहीं, www वर्ल्ड वाइड वेब है। बेसिकली ये वेब के बारे में बात हो रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर? क्या हम ये देख चुके हैं? टेक्स्ट बेस्ड है लिंक्स, क्योंकि क्रोम, IE और फायरफॉक्स सारे के सारे जो है ग्राफिकल बेस्ड। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? इसमें कौन सा ऐसा है जो सर्च इंजन नहीं है? गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, जो अमेरिकन ऑनलाइन वाला है वो सर्च इंजन है, तो जीमेल सर्च इंजन है कि नहीं? आप बोलेंगे गूगल जीमेल कुछ लग तो रहा है एक जैसा, लेकिन जीमेल जो है वो इंटरनेट, वो ईमेल सर्विस है, गूगल सर्च इंजन है। अ गेटवे इज अ डिवाइस दैट हेल्प टू कनेक्ट। अब देखिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत में आपका आता है, आपका सबसे नीचे लेवल पे जिसे कहते हैं रिपीटर जैसी चीज होती है, जिसे हम हब कहते हैं। हब क्या करता है? डेटा लेता है और उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है। फिर उसके ऊपर आता है आपका राउटर। ऐसे पहले राउटर के नीचे भी एक चीज है स्विच आता है। ये अलग अलग लेयर्स पे काम करते हैं। अगर आप ISO OSI लेयर लें, या फिर आप जो दूसरा हमारा जो ISO के साथ है, जिसे हम TCP IP बोलते हैं, उसमें अलग अलग लेयर पे ये काम करते हैं, अलग अलग लेयर पे डील कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपका हब आता है, फिर आपका स्विच आता है, फिर राउटर आता है, उसके ऊपर गेटवे आता है। तो गेटवे डिसिमिलर नेटवर्क के लिए होता है क्या? जो अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं उन नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे? गेटवे। तो उत्तर होगा बी। अ वेबसाइट कैन बी अ डैश। वेबसाइट क्या हो सकता है? प्रोटोकॉल हो सकता है, वेब सर्वर, सर्च इंजन, नन ऑफ दीज। वेबसाइट सर्च इंजन तो हो ही सकता है, हो सकता है। जैसे आप याहू को खोलिए तो आपको क्या दिखाई देगा? तो उत्तर इसका आएगा बी, प्रोटोकॉल नहीं है। वेबसाइट में प्रोटोकॉल यूज हो रहे होंगे और वेबसाइट वेब सर्वर में रखी होगी, वेब सर्वर में रखी होगी तभी आप उसे एक्सेस करेंगे, लेकिन वो सर्च इंजन है। वेबसाइट कैन बी अ सर्च इंजन। अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ डैश दैट कंप्यूटर्स यूज टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर और नेटवर्क सच एज इंटरनेट। तो क्या है? सेट ऑफ रूल्स हैं, गाइडलाइंस है। प्रोटोकॉल जैसे आप बोलते हैं ना कि अरे कोई बड़ा डिग्नेटरी आ रहा है, ये प्रोटोकॉल आपको करना है। पहले आएंगे, गुलदस्ता देना है, एक आदमी उनको लेके आएगा, एक आदमी उनको छोड़ के जाएगा, फिर उनके साथ एक आदमी रहेगा। बड़े डिग्नेटरी आ रहे हैं या रिस्पेक्टेबल आदमी आता है तो एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, है ना। कुछ ड्रेस, उसके हिसाब से ड्रेस कोड होता है, तो कुछ प्रोटोकॉल हमारे होते हैं। जैसे घर में एक प्रोटोकॉल देखिए कि बाहर का आदमी जब अंदर आता है, कोई ऐसा आदमी, तो नॉक करके आता है ना। तो वो एक प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस है, इसी के बारे में बात हो रही है। तो क्या उत्तर इसका सी है? जी बिल्कुल सी है इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट के क्या एडवांटेजेस है? इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि हम जनरली देखते हैं कि जब इस तरीके से और ऑल ऑफ दीज होते हैं तो मोस्टली ऑल ऑफ दीज ही इसके सही होते हैं, और जहां पर नन ऑफ दीज और ऑल ऑफ दीज होगा उसमें जरूर ऑल ऑफ दीज ही आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम पढ़ेंगे उसके बाद ही हम जा सकते हैं। लेकिन अमूमन एक आइडिया दे रहा हूं आपको। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनी टॉपिक, ये भी सही है। अलाउज यू टू इजीली कम्युनिकेट, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरों से, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टॉपिक पे, नई न्यूज मिलेगी आपको कि दुनिया में क्या हो रहा है, किस समय हो रहा है। मान लीजिए कहीं पे कुछ वॉल्केनो हुआ या फिर कोई अर्थक्वेक हुआ, आप देखना विद इन सेकेंड्स आपके पास वो न्यूज आ जाएगी। तो ऑल ऑफ दिस कर देते हैं, इसको डी है इसका आंसर। अगला है www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, ये तो खैर क्लियर है, सी है इसका उत्तर। When you click the hypertext present on a web page, you are directed to। अब आप जब वेब पेज देखेंगे तो वहां पर आपको अलग अलग ऐसी चीज आएगी जिसपे आप माउस ले जाएंगे तो आपका माउस का जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, वो आपको कहीं ले जाएगा। तो सेम वेब पेज ऑन इंटरनेट, अगर सेम पे ले जाना, ये देखिए पूरी तरह प्रोग्रामिंग पे होता है। हो सकता है ऐसा आपने प्रोग्रामिंग की हो कि वो उस सेम वेब पेज पे ले जाए या किसी और वेब पेज पे ले जाए या टॉप या बॉटम पे ले जाए, तीनों ही चीज हो सकती है। और मैंने कहा था ऑल ऑफ दीज, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें अमूमन जो है ऑल ऑफ दीज ही होता है, तो डी इसका हम सही करेंगे। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, इसमें हाइपरटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेक्स्ट विद पिक्चर, नॉर्मल टेक्स्ट, टेक्स्ट विच कंटेन लिंक टू अनदर पेज। तो
एक ऐसा टेक्स्ट जो आपको लिंक देता है, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो कहीं दूसरी जगह जाएंगे, या हाइपर लिंकिंग हो रही है, तो इसका उत्तर क्या होगा? टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ लिंक टू अनदर वेब पेज। What are the two factors that you should consider while selecting the means to connect to the internet? क्या दो फैक्टर आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे या कंसिडर करने पड़ेंगे ताकि आप कनेक्ट कर सकें इंटरनेट से? तो सबसे पहली चीज क्या होती है? पोर्टेबिलिटी या स्पीड, साइज, रिलायबिलिटी, कनेक्टिविटी एंड स्पीड। तो कौन सी चीज इसमें आ गई आपकी? इसमें उत्तर है सी। पहले तो आपको देखिए इसकी कनेक्टिविटी कैसी है, और इसका फिर उसके बाद आता है स्पीड। अगर आपका कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा है तो फिर आप स्पीड का क्या करेंगे? कनेक्शन बनेगा तब आप स्पीड की बात करेंगे। जैसे साइज या रिलायबिलिटी, हाँ रिलायबिलिटी, देखिए इसमें सारे फैक्टर आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पोर्टेबिलिटी या साइज या रिलायबिलिटी नहीं कंसीडर करते, लेकिन अगर आपको टॉप पे कंसीडर करना है तो आप कनेक्टिविटी और स्पीड देखेंगे, उसके बाद पोर्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी पे जाएंगे। द केबल मॉडेम, DSL, digital subscriber line and satellite are dash connections that allow users to connect to the internet। तो कौन कौन से हैं? केबल मॉडेम है, DSL है और सैटेलाइट। ये कौन से कनेक्शन है जिससे आप यूजर कनेक्ट कर सकता है इंटरनेट को? अब सर इसमें देखिए केबल मॉडेम की बात हो रही है, सैटेलाइट हो रही है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो रही है, तो इसका उत्तर है ब्रॉडबैंड। ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, राइट। ब्रॉडबैंड का सीधा मतलब समझ लीजिए कि जो बैंड है, जो फ्रीक्वेंसी की लिमिट है इधर से उधर तक, या फिर जो F2 माइनस F1 है, वो ज्यादा मिल रही है आपको, उसी को हम ब्रॉडबैंड कहते हैं। इट इज एन एप्लीकेशन दैट स्टोर्स द वेब पेजेस रिक्वेस्टेड बाय यूजर। व्हाट इज इट? ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो स्टोर करता है वेब पेजेस जो यूजर चाहता है? तो क्या ये वेब सर्वर होता है या इनमें से और कोई है? इसका उत्तर है वेब सर्वर। वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर एक ऐसी चीज होती है या ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसके अंदर आप अपने पेजेस रखते हैं एक फोल्डर के नाम पे, और आप उसको पे करते हैं, वो आपका किसी भी जगह पर ब्राउजर से एक्सेस हो सकता है एज अ वेबसाइट, या फिर सिंगल पेज भी कर सकते हैं। इट इज अ नेटवर्क पॉइंट दैट एक्ट्स एज एन एंट्रेंस टू अनदर नेटवर्क। ऐसी कौन सी चीज है जो सामने खड़ी रहती है और वो नेटवर्क पॉइंट होती है जिससे आप एंटर कर सकें किसी और नेटवर्क में? कौन सा होता है इसमें? उत्तर है इसका गेटवे। ध्यान रखिएगा, गेटवे ऐसा नेटवर्क पॉइंट होता है जो एक एंट्रेंस या गेट का काम करता है ताकि आप एंटर कर सकें एक नेटवर्क में। व्हाट डू यू मीन बाय होम पेज ऑफ अ वेबसाइट? होम पेज क्या होता है वेबसाइट का? जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जो पहला पेज ओपन होता है, फर्स्ट पेज, उसे हम कहते हैं कि ये होम पेज है। नॉर्मली अगर आप इंटरनल देखें तो index.html जो आप बनाते हैं, अगर आप डेवलपर हैं, तो इंडेक्स वाला जो पेज होता है वो एक ऐसा पेज होता है, और यहां से सारी लिंक होती है, हाइपर लिंक्स होती है, या यहीं पे फॉर्मेशन होते हैं जिससे आप इधर उधर जा सकते हैं। तो जब भी यूजर विजिट करता है किसी वेबसाइट पे, तो वेब पेज जो सबसे पहले ओपन हो रहा होता है वेब ब्राउजर में, विंडो में, उसे हम होम पेज कहते हैं उस वेबसाइट का। अगला सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर इन द वर्ड हाइपर टेक्स्ट? हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? हाइपर का मतलब हाइपर टेक्स्ट में, तो इस शब्द का मीनिंग ये होता है जो नेविगेटर है, यानी इस टेक्स्ट, ये टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई यही टेक्स्ट ले लीजिए आप, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब ये हाइपर कब बन गया? क्योंकि अब ये आपको नेविगेट कराएगा, अब ये आपको लेके जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये लीनियर हो, ये आपको दूसरे पेज पे भी ले जा सकता है, कहीं और इंटरनेट पे किसी और थर्ड पार्टी के पेज पे ले जा सकता है, ये उसी पेज पे ऊपर नीचे ले जा सकता है। अगला है लिस्ट डिफरेंट डोमेन एक्सटेंशंस। डोमेन एक्सटेंशंस क्या क्या है? जैसे आप लिखते हैं www, मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, yahoo.com, तो इसमें ये बता रहा है कि इंटरनेट पे है, ये बता रहा है डोमेन नेम, और ये होता है तीसरा एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन जो है वो क्या है और क्या क्या हो सकते हैं? तो अमूमन जो एक्सटेंशंस यूज होते हैं उसमें आपका .com है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, org नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .edu एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए .gov, इसी तरीके से .in है इंडिया के लिए, .uk है यूके के लिए, .au है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एक्सटेंशंस हैं। इन द URL दिस आइडेंटिफाई द डोमेन नेम एंड डोमेन एक्सटेंशन। तो अभी हमने देखा एक्सटेंशन, तो org तो एक्सटेंशन मिल गया। ये जो आप देख रहे हैं विकिपीडिया, ये आपका डोमेन नेम है। ध्यान रखिएगा, ये जो डोमेन नेम है ये नाम है आपके लिए, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क के लिए इसकी कोई मीनिंग नहीं है।
वो विकिपीडिया शब्द को नहीं समझता। इसके पीछे एक डीएनएस होता है, मतलब ये डीएनएस पे जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम, और इसका एक आईपी होगा। मतलब ये जहां पर भी ये पूरी की पूरी वेबसाइट कहीं स्टोर होगी किसी वेब सर्वर में, वहां वो जो जगह होती है उस कंप्यूटर का आईपी और उस जगह का एड्रेस, बेसिकली जैसे एक फाइल फोल्डर का एड्रेस होता है ना आपके सिस्टम में, वैसे ही ये एड्रेस है। तो आप क्या करते हैं कि जैसे सर्च करते हैं, आपने मान लीजिए एक्सप्लोरर खोला है विंडोज 10 में, और राइट हैंड साइड में सर्च का बटन आता है, आप सर्च करते हैं तो आपको वो चीज मिल जाती है। इसी तरीके से आप यहाँ ये सर्च डाल रहे हैं ब्राउजर में, ब्राउजर जो एप्लीकेशन होता है वहां इसका सर्च करते हैं तो वो इंडेक्स डॉट पेज जो आ जाता है। डोमेन नेम यहाँ पर विकिपीडिया हुआ, और जो ये ORG है वो आपका डोमेन एक्सटेंशन हुआ। अगला है व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्लिक ऑन दी हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जैसे हाइपरलिंक, हाइपर मतलब होता है ऐसी लिंक जो आपको नेविगेट करवाएगी, यहां वहां ले जाएगी। तो यहां वहां कहां हो सकता है, आप वेब पेज, किसी और वेब पेज पे जा सकते हैं, उसी वेब पेज पे ऊपर नीचे जा सकते हैं, या ऑल टुगेदर किसी थर्ड पार्टी वेब पेज पे भी जा सकते हैं। व्हाट इज वाईफाई? वाईफाई होता है वायरलेस फिडेलिटी। तो होता क्या है ये वाईफाई? वाई ये इसको देखिए कि ये बहुत ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वायरलेस राउटर यूज करती है, और साथ में आपको जो रेडियो वेव्स है उसके थ्रू आप डेटा आपको मिलता है, इसलिए इसका जो रेंज है वो अच्छा खासा होता है, करीब करीबन 100 मीटर तक आपको मिल जाता है। तो वाईफाई एक तरीके का वायरलेस कनेक्शन है जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने में मदद करता है वायरलेस राउटर को यूज करते हुए। वायरलेस राउटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो इंटरनेट कनेक्शन को रिले करता है आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, जिससे भी आप सर्विस ले रहे हैं, जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, और जो कनेक्ट होता है आईएसपी के मॉडेम से। मॉडेम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। विच टू प्रोटोकॉल्स आर यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स? कौन से दो प्रोटोकॉल है जो आप यूज करते हैं कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए? तो मैं आपसे पहले कि आंसर दूं आपको बताऊं कि दो स्वीट है। पहले तो ISO OSI लेयर थे, करीबन 7 लेयर होती थी, फिर उसके बाद आपकी लेयर 2 हटा दी गई और प्रेजेंटेशन लेयर थी शायद उसमें, और एक और 2 लेयर को कंबाइन कर दिया गया। यहाँ पर बना आपका ये TCP/IP। तो TCP/IP ये बेसिकली स्वीट है IEEE द्वारा, और बाकी और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको सपोर्ट करते हैं। तो उसका क्या है कि इन्होंने हर एक लेयर पे एक अलग अलग प्रोटोकॉल दिए हुए, ये गाइडलाइंस दिए कहाँ पे क्या होगा। तो TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल ये यूज होते हैं जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, नेटवर्क में कम्युनिकेशन होता है, कैसे डेटा डीअसेंबल होगा, किस फॉर्म में होगा, पैकेट का साइज क्या होगा, पैकेट का हेडर क्या होगा, ट्रेलर क्या होगा, पैकेट के अंदर कंटेंट क्या होंगे, पैकेट किस तरीके से जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचेगा, और कहाँ सही जगह पे पहुंच गया तो अगर या नहीं पहुंचा तो क्या होगा, अगर पहुंच गया तो उसको असेंबली करना है, जोड़ना है, और फिर उसको सेंडर ने जो भेजा है उस तरीके से करके रिसीवर को देना है। तो प्रोटोकॉल क्या होते हैं? जैसे अगर कोई आप किसी के घर पे गए तो आप क्या करते हैं? आप या तो डोरबेल नॉक करते हैं या फोन करते हैं उसको कि हम आ गए हैं। ये प्रोटोकॉल होता है, यानी कि किसी पूल पार्टी में कोई अगर कोट और टाई पहन के आ गया तो वो प्रोटोकॉल नहीं होता। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कुछ रूल्स और गाइडलाइंस जिसके तहत चीजें काम करती हैं। तो प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स है, रेगुलेशंस है। अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं नेटवर्क पे तो उसे हम प्रोटोकॉल कहेंगे, नेटवर्किंग या इंटरनेट पे जो प्रोटोकॉल की बात हो रही है। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ URL? एक्सप्लेन देम ब्रीफली। URL में काफी चीजें होती हैं वैसे तो, जैसे HTTPS आपने किया, कोलन किया, HTTP किया, और उसके बाद आप यहाँ पर लिखते हैं www डॉट से कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे flipkart.com कर देते हैं, राइट। इसमें क्या हो गया कि HTTPS तो बता रहा है कौन से प्रोटोकॉल के तहत कम्युनिकेशन होगा,
www बता रहा है आपको कि ये इंटरनेट पे होगा। फ्लिपकार्ट बता रहा है कि डोमेन नेम क्या है जहां से आपको वेब पेज मिलेंगे, वेबसाइट मिलेगी। और कॉम बता रहा है कि ये कमर्शियल वेबसाइट है। तो 4 कंपोनेंट है यूआरएल के। एक ये आपका हो गया प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल वो रूल्स है जो कंप्यूटर या नेटवर्क यूज करते हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह बात हो सके, कम्युनिकेट कर सकें आप नेटवर्क पे, जैसे इंटरनेट है यहाँ पे। जो सब डोमेन होता है जैसे ये www, ये सेकंड कंपोनेंट होता है यूआरएल का। इसमें जो टर्म www देख रहे हैं ये बता रहा है कि आप ऐसी वेबसाइट चाहते हैं या गूगल की वेबसाइट चाहते हैं इंटरनेट पे, जैसे यहाँ पर आप फ्लिपकार्ट की चाह रहे थे। उसके बाद जो चीज आती है डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम तीसरा कंपोनेंट होता है जो आपको बताता है कि नाम एक या जो कंप्यूटर जिसमें रखी है आपकी वेबसाइट, जो आप ढूंढना चाह रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रखी है, तो एक दो से ज्यादा सर्वर्स हो सकते हैं, तो वो डोमेन नेम बताता है कि कहाँ से उठा के लेके आना है। डोमेन एक्सटेंशन बताता है आपको कि किस टाइप की वेबसाइट है, उसका टाइप क्या है। जो डोमेन एक्सटेंशन है यूआरएल का, उसमें स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं जैसे .com है, .au है या .org है। ये बताते हैं कि किस टाइप की वेबसाइट है आपकी। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट देखें, आप अपने सी ड्राइव में या डी ड्राइव में एक फोल्डर रखते हैं, उसके अंदर हो सकता है आपकी पिक्स करके फोल्डर हो, है ना, 2018 पिक्स ऐसे करके अपने रख दिया है पिक्चर आपकी। ये जो फोल्डर है ये क्या है? ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपने अपनी पिक्स रखी हुई है, पिक्चर रखी हुई है। सेम इसी तरीके से वेबसाइट में अलग अलग वेब पेज होते हैं जो इंटरलिंक्ड होते हैं और वो किसी जगह में रख देते हैं। जैसे यहाँ सी ड्राइव में रखा है वैसे ही यहाँ पर किसी ड्राइव में रखेंगे और ये वेब सर्वर के अंदर होगा बस। तो वेब सर्वर का मतलब ये है बस ये सर्व करेगा। अगर आपका ब्राउजर लिंक कराता है या ब्राउजर पे आप एड्रेस डालते हैं www.xxx.com, तो वो इधर पे जाके इसको ढूंढ के ले आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से है ये, इसको इस तरीके से समझिए, कोई ऐसी बहुत अलग चीज नहीं होती है। ये फोल्डर की तरह रखा हुआ है, इसमें आपके वेब पेजेस रखे हुए हैं। वेब पेजेस को आप डोमेन नेम से या www.this.com से कॉल कर रहे हैं या उसको सर्च कर रहे हैं। तो वेबसाइट कलेक्शन है वेब पेजेस का जो आपस में इंटरलिंक्ड है। कैसे इंटरलिंक्ड है? हाइपरलिंक के थ्रू। और ये वेब पेजेस आपके कंप्यूटर में स्टोर होते हैं, जो कहीं और स्टोर नहीं होते हैं, ये किसी स्टोरेज मीडिया में ही स्टोर होते हैं जिसे हम सर्वर कह रहे हैं। सर्वर बिल्कुल कंप्यूटर ही होता है, थोड़ा सा पावरफुल होता है क्योंकि ये सर्व करेगा जो भी रिक्वेस्ट आ रही होती है क्लाइंट से या ब्राउजर से। अब यूजर इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है कंप्यूटर पे। अब किसको यूज करेगा? उसके लिए एप्लीकेशन क्या होगी? वेब ब्राउजर को यूज करेगा। वेब ब्राउजर में के एड्रेस बार में ये एड्रेस डालेगा और एड्रेस बेसिकली सर्च कर रहा है, वो सर्च कर रहा है इस चीज को, तो वो एड्रेस जैसे ही डालेगा आपको वो वेबसाइट का जो आपको पेज है वो मिल जाएगा। हाउ इज द HTTP प्रोटोकॉल डिफरेंट फ्रॉम TCP/IP प्रोटोकॉल? अब देखें, HTTP और TCP/IP का कंपैरिजन मतलब दोनों चीज अलग है। इनका कंपेयर जैसे अगर हम TCP/IP को ISO/OSI से करें या HTTP को HTTPS से करें तो बात बनती है। लेकिन HTTP प्रोटोकॉल और TCP/IP प्रोटोकॉल दोनों के अलग अलग बिल्कुल अलहदा काम है। तो दोनों प्रोटोकॉल, दोनों रूल्स हैं इंटरनेट पे कैसे बात होगी, क्या होगी। तो HTTP प्रोटोकॉल है जो हम यूज करते हैं वेब पेज को एक्सेस करने के लिए वेब सर्वर से इंटरनेट पे। तो HTTP या HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये हम यूज करते हैं ताकि वेब पेजेस को एक्सेस कर सकें। वेब सर्वर होगा वहां से एक्सेस करें इंटरनेट पे। और HTTP आपको एक्सेस देता है कि आप हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट www जो भी इंटरनेट है उससे आप एक्सेस कर सके। जबकि इंटरनेट पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है, आपस में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, और जरूरी नहीं इंटरनेट पे हो, या इंटरनेट पे हो सकता है, इंट्रानेट पे हो सकता है, लोकल नेटवर्क पे हो सकता है, जो भी कम्युनिकेशन होता है नेटवर्क पे, उसमें TCP/IP का प्रोटोकॉल स्वीट यूज होता है। TCP/IP में कुछ 4 से 5 लेयर है, वो 4 से 5 लेयर होती हैं। और वो जो लेयर होती हैं जैसे एप्लीकेशन लेयर है सबसे ऊपर, सबसे नीचे आपकी फिजिकल लेयर है। तो ये जो लेयर्स हैं अलग अलग प्रोटोकॉल के तहत बाध्य है, और वो प्रोटोकॉल के हिसाब से बताता है कि कैसे आपका कम्युनिकेशन होने वाला है, क्या कम्युनिकेशन
मान लीजिए कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, अगर पैकेट कैसे बनेगा, पैकेट लूज हो गया तो क्या होगा, पैकेट गलत जगह पहुंच गया तो क्या होगा, ये सारी चीजें आपकी प्रोटोकॉल में होती है, जिसे टीसीपी आईपी कहते हैं। टीसीपी आईपी का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो अब थोड़ा समझ लें कि टीसीपी आईपी क्या होता है, अब इनके बीच में भी डिफरेंस समझ लें। वैसे तो टीसीपी आईपी एक ही स्वीट है, लेकिन दोनों का अलग है। देखिए टीसीपी के साथ यूडीपी की बात होती है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, कनेक्शन लेस होता है। तो टीसीपी के बारे में बात करें तो टीसीपी आईसी स्वीट जो होता है, स्वीट का मतलब ये होता है कि लेयर की बात हो रही है, अलग अलग लेयर जो बनाई गई है। तो टीसीपी जो पार्ट है टीसीपी आईपी स्वीट में, वो डेटा जो भी भेजना होता है उसको पैकेट में तोड़ता है, यानी इस तरीके से ये पैकेट में तोड़ देगा, फिर ये नेटवर्क पे भेज देगा। अब ये जब भेजेगा तो ये भी तय करेगा कि भाई जो तोड़ा है वो मिल के फिर इस तरीके से बन जाए। जब सेंडर इसको ब्रेक करके भेजेगा तो रिसीवर इसको ऐसे टूटे फॉर्म में तो नहीं लेगा, वो इसको जुड़े हुए फॉर्म में लेना चाहेगा। तो ये भी इसका टीसीपी का काम है। जबकि आईपी का काम कुछ अलग है। आईपी एड्रेस, जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस है, उसको हैंडल करता है, ताकि जो डेस्टिनेशन है वो करेक्ट जगह पे जाए, जो चीज है वो करेक्ट जगह पे जाए। आईपी का काम ये होता है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है ये, यानी कि ये इंटरव्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं, पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा डिटेल आंसर बताना पड़ेगा आपको। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये हाइपर टेक्स्ट क्या है और हाइपर लिंक क्या है। तो हाइपर टेक्स्ट फाइल ये एक वेब डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपका टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक हो सकता है, इमेज हो सकता है, ऑडियो वीडियो हो सकता है, डायनेमिक लिंक्स हो सकती है दूसरे फाइल्स के जो उसके साथ रिलेटेड हो इंटरनेट पे। और डायनेमिक लिंक इसको हम कहते हैं, जो हम डायनेमिक लिंक की बात कर रहे हैं इसे हम कहते हैं हाइपर लिंक। और ये यूज होता है ताकि आप वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट कर सके, नेविगेट कर सके। हाइपर टेक्स्ट सिमिलर है, बिल्कुल एक रेगुलर टेक्स्ट की तरह दिखेगा, बिल्कुल जैसे ये टेक्स्ट दिख रहा है, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कहीं भेजेगा, आपको किसी जगह पे भेजेगा, हो सकता है उसी पेज पे आगे पीछे भेज दे। तो जो हाइपर टर्म है, इन दोनों में जो हाइपर आपको दिख रहा है, और खासतौर पर हाइपर जो हाइपर टेक्स्ट में दिख रहा है, इसका मतलब होता है नेविगेशन। ये आपको नेविगेशन प्रोवाइड कर रहा है। जरूरी नहीं है कि नेविगेशन लीनियर हो, ये आपको आपकी वेबसाइट पे भी ले जा सकता है किसी पेज पे, या आपको किसी एक्स वेबसाइट पे भी ले जा सकता है। तो ये लीनियर नहीं हो सकता, पॉसिबली ये नॉन लीनियर होगा, या इसे कहें नॉन लीनियर, लीनियर को कहें कि यदि यूजर क्लिक करेगा तो हाइपर टेक्स्ट आपको सबसे पहले एक पेज देगा वेब डॉक्यूमेंट का, लेकिन इट हो सकता है कि रीडायरेक्ट हो जाए दूसरे पेज में, हो सकता है ये किसी और वेबसाइट पे चला जाए। आप समझ गए, ये होता है हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक में अंतर। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेदर वेबसाइट इज कमर्शियल और नॉट। कैसे पता चलेगा अगर .com है तो क्या ये कमर्शियल है, कैसे पता चलेगा आपको। ध्यान रखिएगा कि जो भी उसका एक्सटेंशन होता है आपकी वेबसाइट का, तो वेबसाइट उसी से आइडेंटिफाई होती है कि वो कमर्शियल है या नहीं है। डोमेन एक्सटेंशन जो ये है .com, .au, .org, .in, इस तरीके के जो डोमेन एक्सटेंशन है, ये URL का एक कंपोनेंट है जो आखिरी में आता है। तो ये स्टैंडर्ड कोड है जो रिप्रेजेंट करता है, ये जो .org, .com और आपका .edu, ये रिप्रेजेंट करता है एक कोड वेबसाइट का। जैसे जो .com है, ये हम स्पेसिफाई करने के लिए कि जो वेबसाइट है वो कमर्शियल पर्पस के लिए बनाई गई है। जैसे आपने कहा https www.google.com, अगर ये लिख दिया आपने या ये इसको टाइप किया, तो इसमें जो कॉम है इसको कहते हैं डोमेन एक्सटेंशन, जो बता रहा है कि वेबसाइट एक कमर्शियल वेबसाइट है। तो जहां से हमने बात शुरू की थी, .com मतलब कमर्शियल वेबसाइट है। जो और भी आपके पॉपुलर डोमेन एक्सटेंशन है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये फाइल किससे रिलेटेड है, तो .com है तो कमर्शियल है, .org है तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, .co.gh है तो किसी कंट्री स्पेसिफिक है, जैसे आपका .co.in आ गया, .co.uk आ गया, तो वो आपको कंट्री स्पेसिफिक हो जाएगी। और GOV का मतलब है ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, .gov।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेब सर्वर? वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर, देखिए सर्वर का मतलब होता है कि जो सर्व करे। यानी आप किसी होटल में गए और आपने कहा कि मुझे ये ऑर्डर किया, तो जो आपको सर्व करता है, लाके आपको भोजन देता है, खाना देता है, वो आपका सर्वर कहलाएगा। तो आपने कुछ उससे मांगा तो उसने आपको कुछ दिया, सर्व किया आपकी रिक्वेस्ट को। तो इसी तरीके जो सर्वर है कंप्यूटर साइंस में या फिर नेटवर्क्स में, इंटरनेट पे, इसमें सर्वर वही होता है जो चीजों को सर्व करे। तो इसमें इसका कुछ अलग मतलब नहीं होता कि सर्वर कुछ अलग चीज हो जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होगा, सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन अलग होंगे, थोड़ा हैवी कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि वो बहुत सारे क्लाइंट्स को एक साथ डील कर रहा होगा। अब वेब सर्वर का मतलब है जो वेब से डील करे, यानी वेब टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए वेबसाइट या बाकी और जो चीजें हैं वेब टेक्नोलॉजीज के जरिए आपको दे, सर्व करे। तो वेब सर्वर एक कंप्यूटर है, या आप कह सकते हैं हाई एंड कंप्यूटर है, या कंप्यूटर का एक ग्रुप है जो आपके वेब डॉक्यूमेंट्स को रखता है। तो वेब सर्वर को हम इस तरीके से बता सकते हैं कि एक ये कंटेनर है एक तरीके से, या पैकेज है जिसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन रखा हुआ है। जब भी यूजर अपने ब्राउजर पे जाएगा या फिर आप किसी तरीके से इंटरनेट टेक्नोलॉजी से या नेटवर्क टेक्नोलॉजी से रिक्वेस्ट भेजेगा वेब सर्वर पे, तो जो इंफॉर्मेशन उसने मांगी है वो वेब सर्वर में सर्च की जाएगी, वो आपके कंप्यूटर पे दी जाएगी थ्रू वेब ब्राउजर और एनी अदर मीन्स जो भी इंटरनेट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते होंगे। जब भी यूजर रिक्वेस्ट सेंड करता है वेब सर्वर पे किसी भी वेब पेज के लिए, तो एक रिस्पांस पाता है। जैसे रिक्वेस्ट है वैसे रिस्पांस है। तो जो कम्युनिकेशन इसके बीच में हो रहा है, अगर इंटरनेट की बात करें, तो HTTP प्रोटोकॉल यूज होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP यूज किया जाता है ताकि आप वेब पेज एक्सेस कर सके वेब सर्वर पे, इंटरनेट पे। आपको डिफरेंशिएट करना है वेब ब्राउजर और वेब सर्वर में। अब वेब ब्राउजर क्या है? एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, आप इसको डाउनलोड करिए, अपने सिस्टम पे डालिए। जैसे अगर आपके पास विंडोज है तो आपके पास ऑलरेडी इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाता है बाय डिफॉल्ट। ऐसे ही अगर आप क्रोम डालना चाहें तो गूगल की वेबसाइट से कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स की वेबसाइट पे जाइए। ये वेब ब्राउजर है, ये सिंपल एक प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है जिससे आप एड्रेस लिखते हैं तो उस पर्टिकुलर सर्वर पे जाके ढूंढता है आपकी वेबसाइट को या पेजेस को और लेके आता है। वेब सर्वर वो ऐसी कंटेनर है या पैकेज है या एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो आप जिसमें आपका कंटेंट रखा है, वो वेब ब्राउजर में जो सर्च आपने डाला वो यहां जाके सर्च करेगा, आपको वापस आपको वेब पेज के फॉर्म में दे देगा। तो वेब ब्राउजर एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हम यूज करते हैं ताकि हम एक्सेस या रिट्रीव कर सके इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेस इंटरनेट पे। ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है किसी भी फॉर्म में, हो सकती है ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, इमेजेस है। वेब ब्राउजर स्पेसिफिकली इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि आप इंफॉर्मेशन इंटरनेट से पा सके, लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोकल इंटरनेट और फाइल सिस्टम से भी वेब ब्राउजर को यूज करके चीजें, रिसोर्सेज पा सकते हैं। जबकि वेब सर्वर की अगर बात करें तो ये कंप्यूटर या ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है जिसमें वेब डॉक्यूमेंट स्टोर है। यानी कि वेब सर्वर, जैसे मैंने बताया, पैकेज और कंटेनर है जिसमें बहुत सारा डेटा रखा हुआ है। और जब भी यूजर एक रिक्वेस्ट करता है किसी इंफॉर्मेशन की वेब सर्वर से थ्रू वेब ब्राउजर और एनी अदर मीन, जो एक रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन है वो उस वेब सर्वर में ढूंढी जाती है और वो जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसको भेज दी जाती है। हाउ इज वेब पेज डिफरेंट फ्रॉम अ होम पेज? वेब पेज और होम पेज में क्या अंतर है? क्या होम पेज भी वेब पेज होता है? देखिए, जब भी कोई इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे सर्च की जाती है तो इंफॉर्मेशन आती है, उसमें अलग अलग लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स आती है। वेब ब्राउजर पे अगर सर्च करें, जब भी आप किसी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे या उसको एक्सेस करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो आपके वेब पेजेस के फॉर्म में होगी। तो एक वेब पेज क्या होता है? वेब पेज सिंपली एक डॉक्यूमेंट है, जैसे वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है, बस थोड़ा सा ये फैसिनेटेड, मतलब इसमें एनिमेशन भी हो सकता है, इसमें ऑडियो वीडियो सब हो सकते हैं। तो ये वेब पेज एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन रखी हुई है। वेब पेज में हाइपरलिंक्स हो सकते हैं, जो यूजर क्लिक करेगा तो वो और वेब पेजेस में नेविगेट करेगा। जबकि होम पेज की बात करें तो ये भी वेब पेज है, ध्यान रखिएगा। वेब पेज और होम पेज पे अंतर केवल इतना है कि होम पेज भी वेब पेज होता है, लेकिन ये मेन पेज होता है। जैसे अगर आप देखें index.html, अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाना चाहें तो आप देखेंगे एक ऐसा वेब पेज जरूर होगा जो आपका सेंट्रल पेज होगा, जो दूसरों के साथ लिंक होगा, वो सबसे पहले आएगा। तो जब भी आप वेबसाइट ओपन करेंगे आप उसकी वेब होम पेज सामने दिखाई देगी। यानी कि वेबसाइट
के पास एक होम पेज होता है लेकिन एक से ज्यादा वेब पेजेस होते हैं, जबकि होम पेज अपना वेब पेज ही होता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वायरलेस कनेक्शन? वायरलेस कनेक्शन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज तो आपको यही दिख रहा है कि वायर लगाने की जरूरत नहीं है ना? लेकिन अब रिलायबिलिटी, कनेक्टिविटी, ये सब चीजें हैं इसमें, साथ में सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो वायरलेस कोई भी इंटरनेट कनेक्शन की बात ना करें, अगर वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है और उसके अलावा भी जो कनेक्शंस हैं वायरलेस, ये कनेक्शन जिसमें वायर का इस्तेमाल नहीं होता, हम इसमें रेडियो वेव्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें या फिर डेटा ले सकें या फिर वॉइस भेज सकें, जैसे मोबाइल फोन पे होता है मोस्टली। और जो वायरलेस कनेक्शन है वो वाईफाई है, वाईमैक्स है, 3G, अब 5G तक आ गया है, तो ये सारे अवेलेबल है। एडवांटेजेस क्या है इसके? सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको वायर नहीं ले करने हैं, आपको जमीनें नहीं खोदनी है। अगर आप फाइबर ऑप्टिक डालना चाहते हैं तो जमीन खोदनी पड़ेगी, या फिर वायर ओवरले करेंगे, ऊपर से भेजेंगे, कुछ कट गया, कुछ फट गया। और जहां पर भी आपका अर्बन या रूरल रिमोट एरियाज है, वहां पर आप वायरलेस कनेक्शन का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्बन में इतनी जगह नहीं होती कि आपको जगह मिले, और रूरल में इतना दूर होता है कि आप वायर कैसे ले करेंगे, तो वायरलेस सबसे बढ़िया होता है इसके लिए। और जो आजकल के सिस्टम्स हैं, जो रेंज भी इनकी ज्यादा है, स्पीड भी ज्यादा है, कनेक्टिविटी का भी ज्यादा इश्यू नहीं है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर एज एन एडवांटेज मिल रही है वायरलेस कनेक्शन में। जो डिसएडवांटेज है वो क्या है? सबसे डिसएडवांटेज इसका ये है, या मैं कहूं कि डिसएडवांटेज नहीं है, इसको हम कहेंगे सिक्योरिटी एस्पेक्ट, है ना? ये सिक्योरिटी एस्पेक्ट ये है कि क्योंकि ये इसमें रेडियो वेव जो है वो थ्रू जिसे कहते हैं अनगाइडेड मीडिया जा रही है। गाइडेड मतलब वायर वगैरह है, अनगाइडेड मीडिया जा रही है, तो वहां पर कोई भी इस रेडियो वेव्स को क्योंकि अगर कोई रिसीवर है तो दूसरा भी तो कोई रिसीवर बना सकता है, उसी फ्रीक्वेंसी में उसको ले सकता है। तो लेकिन इसके भी सॉल्यूशन है, WPA ऐसे करके अलग अलग इंक्रिप्शन वगैरह होते हैं, उससे भी इसको दूर किया जा सकता है, लेकिन एस्पेक्ट यही है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन मैसेज ओवर द इंटरनेट। अब इसको समझिएगा, इंटरनेट में आपको एक जगह से दूसरी जगह को इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो वो होती कैसे, क्या प्रोसेस है इसका? तो कंप्यूटर जो इंटरनेट पे कनेक्टेड है वो अपने अलग अलग नेटवर्क बनाते हैं। अब ये नेटवर्क जो होते हैं, जैसे ये एक नेटवर्क हो गया, ये एक नेटवर्क हो गया, एक नेटवर्क हो गया। अभी अब जो नेटवर्क बने हैं ये गेटवे से कनेक्टेड होते हैं, GW कर देता हूं इसको, ये गेटवे से कनेक्टेड होते हैं। और जो स्टेप्स होते हैं इसमें, जैसे डेटा या इंफॉर्मेशन आनी जानी है इंटरनेट पे, तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं ये करके देखिएगा। सबसे पहले जो सोर्स कंप्यूटर है, जो जिसको डेटा भेजना है, वो डेटा को प्रिपेयर करेगा कौन सा भेजना है, और वो बताएगा कि डेस्टिनेशन कौन सा है जो रिसीव करेगा। फिर ये क्या करेगा, इस डेटा को, अच्छा ये सिस्टम नहीं कर रहा है, ये सब आपके TCP/IP लेयर जो स्वीट है, और इंटरनेट TCP/IP इंटरनेट स्वीट है, ऐसे ही ISO OSI लेयर्स हैं, वो डिसाइड करती हैं, वहां पर काम होता है। तो जो डेटा है उसको छोटे छोटे चंक्स में या पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। ओके, उसमें सीरियल नंबर, हेडर, ट्रेलर, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। अब वो जो पैकेट है उसको डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे रैंडम ऑर्डर में भेज दिया जाएगा। हो सकता है कि 3 पहले पहुंच जाए, 2 बाद में पहुंचे। अब पैकेट को यहाँ रीअसेंबल किया जाता है जिस हिसाब से ये आया है, क्योंकि उन सब पैकेट्स में कुछ ना कुछ हेडर है, ट्रेलर है, इंफॉर्मेशन है, वो सब यहाँ पर जमा किया जाएगा, फिर ये डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे पहुंचेगा। डिफाइन TCP/IP प्रोटोकॉल। TCP/IP प्रोटोकॉल क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं जो चीजों को आगे बढ़ाते हैं या जो प्रोग्रेस करवाते हैं। तो जितने भी कंप्यूटर हैं इंटरनेट पे वो कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू। ये स्वीट है जो बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, इंटरनेट के लिए यही बेसिक प्रोटोकॉल है। तो TCP पार्ट क्या करता है? TCP पार्ट जो TCP/IP का है वो आपके डेटा को छोटे छोटे भाग में या पैकेट्स में डिवाइड कर देता है और उसको ट्रांसमिट कर देता है नेटवर्क पे। TCP/IP एक ओपन प्रोटोकॉल है, इसका मतलब ये किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर वेंडर के साथ जुड़ा नहीं है, टाइड नहीं। जो TCP पार्ट है वो ये इस बात की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जो डेटा मैं भेज रहा हूं उसको रीअसेंबल, मतलब तोड़ के भेज रहा हूं, उसको रीअसेंबल भी करना है।
जो आईपी पार्ट है वो क्या करता है, वो ये देखता है कि कहां से कहां जाना है, तो यहां से यहां जाना है, तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है, आईपी पार्ट की, राइट। ये एड्रेस जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर का है वो उसको हैंडल करता है ताकि करेक्ट एड्रेस पे पहुंचे। लिस्ट द टाइप ऑफ वेब ब्राउजर्स, एक्सप्लेन देम ब्रीफली। वेब ब्राउजर जो है बहुत सारे, मतलब बहुत ज्यादा है, और जो फेमस है उसमें फायरफॉक्स है, क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, ओपेरा है, बहुत सारे हैं। और ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो जहां से आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं। और भी तरीके हैं लेकिन बेसिक तरीका यही है। तो जो वेब ब्राउजर है, अब हम क्या करेंगे, इतने सारे को बताने से अच्छा हम क्या करेंगे, इसको श्रेणी में बांट देंगे। तो टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर वेब ब्राउजर है, ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, इस श्रेणी में इसको बांटा गया है। वेब ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जो हम यूज करते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन या फिर रिसोर्सेज एक्सेस कर सके, रिट्रीव कर सके या फिर भेज सके। कहां पर, इंटरनेट पे। इंफॉर्मेशन ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती है। तो दो टाइप के मेन वेब ब्राउजर कैटेगरी में हम बांटते हैं। एक होता है टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर। ये वेब ब्राउजर होते हैं जो केवल आपको टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे लिंक्स है। ये एग्जांपल है आपके टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर का, जो आपको केवल टेक्स्ट मोड ही प्रोवाइड करता है। दूसरे टाइप के जो बहुत फेमस है, लोग यूज करते हैं इसको, वो है आपका ग्राफिकल वेब ब्राउजर। ये जो वेब ब्राउजर्स हैं ये टेक्स्ट और ग्राफिकल इंफॉर्मेशन दोनों को सपोर्ट करते हैं, जैसे IE हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप, जैसे मैंने बताया क्रोम वगैरह है, सिलेनियम है। ये सारे ग्राफिकल वेब ब्राउजर हैं। और जो ग्राफिकल वेब ब्राउजर है जिसको आप आराम से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, ये विंडोज के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए, जितने भी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उन सब के लिए यूज होता है। व्हाट इज वेब ब्राउजर, हाउ डज इट वर्क। वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर एक तरीके से बस एड्रेस बार समझ लीजिए। यहाँ आप एड्रेस देते हैं www.yahoo.com या google.com, बस इस एड्रेस को वो जाके वेब सर्वर पे ढूंढेगा। इस तरीके से समझिए इसको। एड्रेस बार होता है और जो आप नाम दे रहे हैं वो जाता है, वो चेंज होता है, आपके डोमेन नेम सिस्टम में जाके ढूंढता है कि ये जो आपने google.com दिया है इसका IP क्या है, कहां पर रखा है इसका डॉक्यूमेंट, और वो डॉक्यूमेंट आपको उठा के लाके देता है। तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन है जिससे हम एक्सेस और रिट्रीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पे। और ये इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ऑडियो हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, इमेजेस हो। जो इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज होते हैं इंटरनेट पे, जिसको हम URL से आइडेंटिफाई करते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक यूनिक एड्रेस होता है हर एक का वेब पेज, हर एक वेब पेज का। तो वेब ब्राउजर स्पेसिफिकली किस लिए डिजाइन किया गया है, ताकि इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन आप ढूंढ सके, पा सके, एक्सेस कर सके। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये लोकल इंटरनेट या फिर फाइल सिस्टम पे भी यूज हो सकता है। जब यूजर टाइप करता है एड्रेस वेबसाइट का एड्रेस बार पे, तो जैसे मैंने कहा ये एड्रेस बार ही है सब कुछ, तो जो आप एड्रेस दे रहे हैं वो एड्रेस सर्वर का होता है। बैकग्राउंड में नाम, डोमेन नेम सिस्टम ये होता है कि नाम को नंबर में चेंज करता है, और जो सर्वर का एड्रेस है जहां पर वेब पेजेस या वेबसाइट स्टोर है वहां तक जाता है वो आपको। और जो वेब ब्राउजर इंटरप्रेट करता है वेबसाइट एड्रेस को, जो भी यूजर ने दिया है एड्रेस बार में, वो सर्च करता है इंटरनेट पे कहां पर है और फिर आपके ब्राउजर पे उसको दिखा देता है। हाउ इंटरनेट इज डिफरेंट फ्रॉम द इंट्रानेट। इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर ये है कि इंटरनेट जो है पूरा वर्ल्ड वाइड है, ग्लोब वाइड है। इंटरनेट एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनेट होता है। कैसे, इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जो एक्सेसिबल है केवल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड होता है, यानी कि एक साथ बहुत सारे यूजर मल्टीपल लोकेशन पे हैं, वो इसको एक्सेस करेंगे। वहां पर भी एक स्टोरेज होगा, मतलब वेब सर्वर होगा, वहां पर भी स्टोरेज वैसे ही होगा, वहां पर भी एक्सेस ब्राउजर से ही होगा, लेकिन सब चीजें प्राइवेट होती है इसमें। तो इंटरनेट से क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज है वहां के, जैसे मान लीजिए ONGC है या फिर आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उनका एक लोकल इंटरनेट है। इंटरनेट क्या करेगा, वो जैसे अगर उन्होंने कहा कि हाँ आज आपके जो डायरेक्टर है उनका इतने बजे एक VT हो रही है, यानी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं, तो वो या फिर अपना संदेश देना चाहते हैं,
तो वो सारे के सारे एम्प्लॉयज को पता चलेगा, नेट पे आप उस पर लैंड पे डाल देंगे या उस पर डाल देंगे इंटरनेट पे, तो अनऑथराइज एक्सेस नहीं होगा, केवल आपके लोकल एरिया में होगा, वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होगा। लोकल एरिया में ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल एक जगह, एक मतलब उसका फिजिकल लोकलिटी से मतलब नहीं है, उस ऑर्गेनाइजेशन पे लोकल होगा। जबकि इंटरनेट जो होता है उसमें मिलियंस, मतलब इसका मैं मिलियंस तो नंबर भी नहीं दे सकता हूँ, इतने ज्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड है, कंट्रीज है, कॉन्टिनेंट है, पूरा ग्लोबल है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। ये ग्लोबल नेटवर्क आपको डेटा आप भेज सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी से किसी भी समय। व्हाट इज वेब पोर्टल? वेब पोर्टल क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वेब पोर्टल, वेबसाइट क्या वेब पोर्टल होती है? वेबसाइट और वेब पोर्टल में क्या अंतर होता है? ऐसा क्या चीज है जो पोर्टल को अलग बनाता है? वेब पोर्टल भी वेबसाइट है, ध्यान रखिएगा, ये वेब पोर्टल भी वेबसाइट है, लेकिन यहां पर इंफॉर्मेशन होगी अलग अलग सेवरल रिसोर्सेज से। इसमें हाइपरलिंक होंगे बहुत सारी वेबसाइट के लिए। तो एक वेब पोर्टल एक ऐसी चीज है जिसमें अलग अलग वेबसाइट पे आप जा सकते हैं या अलग अलग लिंक पे जा सकते हैं। तो इन लिंक को जब आप क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक को करेंगे, तो ये अलग अलग जगह ले जाएगा। जैसे आप याहू पे जाएंगे तो आप वहां सर्च भी कर सकते हैं, उनकी न्यूज भी सुन सकते हैं और उनको और भी कुछ खरीद भी सकते हैं। AOL है, MSN है, नेटस्केप है, ये सारे के सारे वेब पोर्टल है। तो वेब पोर्टल कहां से शुरू हुआ था? जो वेब पोर्टल आज क्या यूज होता है, ये वेबसाइट को ही डिफाइन कर रहा है, डिजाइन कर रहा है। ओके, तो कोई भी चीज वेबसाइट और वेब पोर्टल को वो अलग नहीं कर पा रहे, क्योंकि आजकल जो वेबसाइट्स बन रही है वेब पोर्टल की तरह ही बन रही है। अब सर्च इंजन ये अब इनकॉम्पिटेंट हो गया ताकि आप यूजर को अपनी चीजें दिखा सके, जबकि सर्च और रिट्रीवल इंफॉर्मेशन को ये अभी भी आपका फंडामेंटल नीड है। अगर यूजर ऑनलाइन एक्सपीरियंस लेगा तो सबसे पहले चीजें ढूंढेगा, तब तो चीजें अपने हिसाब से ले पाएगा ना। ये वेब पोर्टल का सीधा मतलब समझिएगा, एक ऐसी वेबसाइट जो और वेबसाइट का एड्रेस रख रही है, एक ऐसा पेज जिसके थ्रू आप बहुत जगह नेविगेट कर सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म डोमेन नेम? डोमेन नेम क्या होता है? जैसे अगर आपने ये किया http www.google.com, अब इसमें हम कह रहे हैं गूगल जो है वो डोमेन नेम है। तो डोमेन नेम आपका तीसरा कंपोनेंट होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में, और ये बताता है एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर जो सर्वर की तरह काम कर रहे हैं इंटरनेट पे। जैसे अगर आपने ये कहा तो गूगल ये स्पेसिफाई कर रहा है कि डोमेन नेम, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, गूगल है, याहू है, रेडिफ है, ये एक कंप्यूटर पे इनका काम नहीं चलता, इनका क्योंकि इतनी ज्यादा इनके पास कंटेंट है, लोग इतने ज्यादा इनसे जुड़े हुए हैं, तो पूरा एक एंटायर ग्रुप है कंप्यूटर का जिसको आप सर्वर का नाम दे रहे हैं। और जो डोमेन नेम है इसको रजिस्टर करना पड़ेगा ताकि एक जो डोमेन नेम है वो एक ही सर्वर को रिप्रेजेंट कर सके। बेसिकली उस सर्वर का IP नंबर होगा या फिर जो एड्रेसिंग होगी, वो नाम तो आपने गूगल दिया है लेकिन गूगल के पीछे एक नंबर ही होगा। जैसे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जिसे हम कहते हैं डोमेन रजिस्ट्रार्स, वो रजिस्टर करते हैं डोमेन नेम को। तो अगर आप www.google.com करेंगे तो ऐसा नहीं कि गूगल के अलावा कोई और वेबसाइट खुल जाएगी, वो वही वेबसाइट खुलेगी। एक बार डोमेन नेम को रजिस्टर किया डोमेन रजिस्ट्रार से, तो वही डोमेन नेम कहीं और या कोई और वेबसाइट नहीं यूज कर सकती है, वो बताएंगे कि ऑलरेडी भी यूज। What does it mean when we say that Lynx is a text-based web browser? Name some graphical web browser. तो Lynx जो है टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर है। पहले समझिए कि वेब ब्राउजर क्या होता है। ये एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसे हम यूज करते हैं ताकि हम जो इंटरनेट पे रिसोर्सेज या इंफॉर्मेशन उसे पा सके। ये इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है और वेब ब्राउजर जैसे कि बनाया गया है इंटरनेट के लिए, लेकिन आप इसको लोकल इंटरनेट या फाइल्स है फाइल सिस्टम के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो दो टाइप के वेब ब्राउजर्स होते हैं मेनली, एक टेक्स्ट बेस्ड होता है और एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर होते हैं। लिंक्स को हम कह रहे हैं कि टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर है क्योंकि ये केवल टेक्स्ट मोड पे काम करता है, यानी कि आपको ये केवल डिस्प्ले करेगा, दिखाएगा टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन। और जो वेब ब्राउजर है ये ग्राफिक इंफॉर्मेशन सपोर्ट नहीं करता, जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला है, नेटस्केप है, ये सारे वो ब्राउजर हैं जो ग्राफिकल श्रेणी में आते हैं, ग्राफिकल वेब ब्राउजर हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन डायल अप कनेक्शन एंड वायरलेस कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन में क्या अंतर है? वायरलेस में जैसे नाम बता रहा है वायर नहीं होती है, और अगर आप कोई डिवाइस कनेक्ट करना चाहता है तो एक सेंट्रल राउटर होगा, वहां से रेडियो वेव से वो कनेक्ट हो सकता है।
इसी तरीके से डायल अप कनेक्शन क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डायल अप कनेक्शन ये एक टेम्पररी कनेक्शन होता है। ये PSTN यानी कि पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, जो आप टेलीफोन घर में यूज करते हैं, वो उसकी लाइन ये यूज करता है ताकि इंटरनेट से कनेक्ट कर सके। ये टेम्पररी होता है, जिस समय आप कनेक्ट होंगे उसी तब के लिए। तो ये कनेक्शन सेटअप होता है क्लाइंट और कंप्यूटर, क्लाइंट के कंप्यूटर और ISP के बीच में, ISP सर्वर के बीच में। तो जो डायल अप कनेक्शन है ये मॉडम यूज करता है। मॉडम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, यानी कि ये क्योंकि एनालॉग फोन लाइन से तो एनालॉग चीज आती है, कंप्यूटर में डिजिटल चीज जाती है, तो एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग को कन्वर्ट करने के लिए मॉडम यूज होता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो अलाउ करता है कंप्यूटर को कि डेटा भेज सके फोन लाइन पे, इसलिए इसको मॉडम कहते हैं। एक इंटरनेट कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है एक डायल अप कनेक्शन के थ्रू, और ये तब तक होता है जब तक क्लाइंट कनेक्टेड है ISP सर्वर से। एक बार जब क्लाइंट डिस्कनेक्ट हो जाएगा इस ISP सर्वर से, क्लाइंट फिर से उसको डायल अप कनेक्शन यूज करना पड़ेगा ताकि वो इंटरनेट से दोबारा कनेक्ट हो सके। यानी कि एक डेडिकेटेड लाइन है जो कनेक्टेड है इंटरनेट से, जबकि वायरलेस कनेक्शन होता है जो कनेक्शन जिसमें वायर्स का यूज नहीं करते हैं। और इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर होता है या डेटा ट्रांसफर होता है एक या एक से ज्यादा अधिक कंप्यूटर के बीच में, जैसे आपके सेंट्रल राउटर है, उससे आप 4 मोबाइल फोन कनेक्ट कर सकते हैं। जो डिस्टेंस होता है डिवाइस जो वायरलेस इंटरनेट में है, ईच अदर, समझिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसफर बिटवीन देम। यानी कि अब होता ये है कि जो डिवाइसेस का जो कनेक्टेड हैं वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन से, ये इफेक्ट नहीं करते हैं डेटा रेट को जो आपस में उनके ट्रांसफर हो रहा है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट के क्या क्या यूज हैं? इंटरनेट के बहुत सारे यूज। अब हर चीज इंटरनेट पे है। आपको कोई फीस पे करनी है, आपको कोई LIC पे करना है, आपको कोई चीज जाननी है, आपको कोई चीज कोई वीडियो देख के पता करना है कि भाई मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, इसको कैसे काला करूं, सब चीजें इंटरनेट पे है। एवरीथिंग, एंटरटेनमेंट से लेकर इंफोटेनमेंट तक। तो इंटरनेट बहुत बहुत पैराडाइम शिफ्ट हुआ है कुछ सालों में। सर्चिंग से लेकर आप म्यूजिक, वीडियो, ईमेल भेजना, सोशल नेटवर्किंग, ट्रांजैक्शंस, सब अपने जो लाइव्स के हमारे इंटीग्रल पार्ट हैं, सब अब इंटरनेट पे हैं। और बहुत तेज इसकी ग्रोथ हुई है, और क्यों इकोनॉमिकली फीजिबल है। जो मॉडरेट कमाते हैं वो भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेस्ट सोर्स है न्यूज का, जो पूरी दुनिया में हो रहा है, वो कहाँ से आप पाएंगे? इंटरनेट से, क्योंकि बहुत रियल टाइम कॉन्स्टेंटली ये बढ़ता रहता है। तो इंटरनेट के और क्या क्या यूज है अगर शॉर्ट में देखा जाए या पॉइंट वाइज देखा जाए, तो देखें, इसमें ईमेल सर्विस, चैटिंग सर्विस, सर्फिंग और सर्चिंग, ई लर्निंग है, ई कॉमर्स है, एंटरटेनमेंट है, इंफोटेनमेंट है। ईमेल सर्विस बताइए, ईमेल सर्विस क्या होती है? देखिए, जैसे चिट्ठी पत्री आप पहले जमाने में लिखा करते थे, आप लोगों ने तो नहीं लिखा होगा, लेकिन पहले जमाने में चिट्ठी पत्रियां चलती थी, बल्कि पोस्ट कार्ड एक एक हफ्ता 10-10 दिन लगता था पहुंचने में, फिर वहां से जवाब आने में लगता था। तो ईमेल बहुत पॉपुलर और इंपॉर्टेंट सर्विस है जो इंटरनेट आपको देती है। ईमेल एक इंटीग्रल पार्ट है, सबसे ज्यादा ये जो कम्युनिकेशन का टूल हो गया है। ईमेल से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी से भी, कभी भी, अराउंड द ग्लोब। 1970 में जब ईमेल सर्विस जब स्टार्ट हुई थी तो केवल टेक्सचुअल मैसेज भेज सकते थे आप, लेकिन आज तो आप कुछ भी भेज सकते हैं, स्कैन, फैक्स, इमेज, वीडियो, जो चीज चाहिए आप। अगर आप देखें तो आपके पास जो व्हाट्सएप होगा या हाइक होगा या फिर लाइन होगा, जो भी मैसेंजर्स हैं या फेसबुक मैसेंजर हैं, ये सारे के सारे एक तरीके के बैकग्राउंड में ईमेल सर्विसेज ही यूज करते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है? पेपर बचता है, आप आराम से एडिट कर सकते हैं, मैसेज को बहुत तेज आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कन्वेंशनल फॉर्म जो पोस्टल सर्विस है उससे अच्छा। ऐसी मैसेज जो सेंडर के या रिसीवर के कन्वीनियंस के हिसाब से भेज सकते हैं। एक ही मैसेज आप बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं, BCC, CC करके, ब्लाइंड कार्बन कॉपी या कार्बन कॉपी करके। और यहाँ पर आपके पास जगह रहती है। जब आप मान लीजिए आप 2 साल पहले का कोई ईमेल देखना चाहते हैं तो आपके पास वो अवेलेबिलिटी होती है, आप देख सकते हैं, यानी कि सेंडिंग और रिट्रीविंग की फैसिलिटी है। लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। ईमेल के क्या एडवांटेज है? पहले तो वो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, पेज बचाता है, आप एडिट कर सकते हैं, बहुत तेज ट्रांसफर होता है, जो पोस्टल सर्विस है उससे बहुत तेज है। ऐसी कंफर्ट है आपका भी और जिसको आप भेज रहे हैं, यानी कि आपको कोई कहीं जाना नहीं होता, स्टैम्प नहीं खरीदने होते, लाइन नहीं लगानी होती,
सब कुछ बड़ा फटाफट होता है, और एक से ज्यादा लोगों को आप भेज सकते हैं। आपके पास जगह है जहां पर ईमेल आप स्टोर कर सकते हैं आगे के रेफरेंस के लिए। सर्च कर सकते हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर आदमी के साथ की क्या बातचीत हुई, कोई इंपॉर्टेंट चीज आप ईमेल पे अपलोड कर सकते हैं ताकि कभी आप रेफरेंस कर सकें इसको। इसी तरीके से एक मेल बॉक्स मिलता है जहां पर ईमेल होता है, आप हटा सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। कोई ईमेल ऐसी आ रही है जो आप नहीं चाहते उसको ब्लॉक कर सकते हैं, उसको स्पैम में डाल सकते हैं। एक्सप्लेन एंड एक्सपैंड द फॉलोइंग टर्म्स। ये सारे टर्म्स बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा, और इनकी जानकारी बहुत जरूरी है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। जो ब्राउजर होता है वो HTML समझता है, HTML लैंग्वेज को समझता है, उसी हिसाब से आपके पेज को दिखाता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें टैग होते हैं। टैग बेसिकली ये टैग बताते हैं आपके वेब पेज को, ताकि आप डिजाइन कर सके अपने वेब पेज को। आपके ब्राउजर को बताते हैं कि ये टैग अगर दी है तो जो इसके अंदर लाइन लिखी हुई है जरा इसको बोल्ड कर दिया जाए। जब वेब पेज को आप ओपन करते हैं वेब ब्राउजर में तो जो फॉर्मेटेड कंटेंट है वो डिस्प्ले होता है, टैग नहीं होता। टैग के अंदर जो चीज है वो डिस्प्ले होती है। जैसे बोल्ड है ना, तो केवल ये कंटेंट दिखाई देगा जो बोल्ड होकर दिखाई देगा। और HTML हम यूज करते हैं ताकि हम डिजाइन कर सकें अपने वेब पेज को, उसका अपीयरेंस, बेसिकली अपीयरेंस आप दिखाते हैं उसमें। अब HTML5 है, ऑडियो वीडियो एनिमेशन सब दिखा सकते हैं इसमें। HTTP क्या है? ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइन है। ये हम यूज करते हैं ताकि वेब पेज को वेब सर्वर से ला सके। वेब सर्वर एक कंप्यूटर होता है, सेट ऑफ कंप्यूटर होता है, वहां से आपको वेब पेजेस लाने हैं। तो कैसे करेंगे? उसके लिए आप HTTP प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। ये HTTP फाउंडेशन है www वर्ल्ड वाइड वेब का, जो आपको इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है, आपके लिए हेल्प करता है। HTTP आपको अलाउ करता है, जैसे आप हैं, ताकि आप हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट www पर ले सकें। www क्या होता है फिर? वर्ल्ड वाइड वेब। इसको आप वेब भी बोल सकते हैं। ये स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं जो आप यूज करते हैं ताकि आप मल्टीमीडिया फाइल्स, यानी कि डॉक्यूमेंट जिसमें टेक्स्ट हो, ग्राफिक हो, इमेज हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, वो सब इंटरनेट पे आप बना सकते हैं और भेज सकते हैं। वाईमैक्स का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये आपको यूजर को अलाउ करता है ब्रॉडबैंड वायरलेस सिग्नल 30 माइल तक, अगर फिक्स स्टेशन है तो। अगर मूविंग स्टेशन है तो 3 से 10 माइल तक आपको कवरेज मिलेगा इसका। व्हाट डू यू मीन बाय अ सर्च इंजन? सर्च इंजन क्या होता है? आप गूगल से तो वाकिफ हैं, सभी वाकिफ हैं। नेम टू पॉपुलर सर्च इंजन। व्हाट रोल डू सर्च इंजन प्ले इन वेब सर्फिंग? तो एक सर्च इंजन ये होता है जो आपकी सर्चिंग के काम आता है। कोई चीज आप कंटेंट लिखते हैं, वो उसके हिसाब से रैंकिंग एल्गोरिथम होता है बैकग्राउंड में, और बहुत सारे एल्गोरिथम, मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिथम है जो फटाफट चीजों को लेके आपके सामने आता है। तो स्पेसिफाइड क्राइटेरिया आपने दिया उस हिसाब से ढूंढता है। अगर मान लीजिए आप कोई यूनिवर्सिटी ढूंढना चाहते हैं और उसका पर्टिकुलर कोर्स ढूंढना चाहते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन होगा उस सर्च का क्राइटेरिया में जाएगा, सर्च इंजन उसे लेगा और विद इन 9 सेकेंड आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। और ध्यान रखिएगा, बहुत अब इतने पावरफुल हो गए हैं, इतने जबरदस्त एल्गोरिथम इसके पीछे लगे हुए हैं कि आपकी पहली या दूसरी जो लिंक होगी उसी में आपको अपना कंटेंट मिल जाएगा, और यूजर आप हैं ही और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। दो पॉपुलर आपके इंजन, अगर दो की बात करें, ऐसा नहीं कि और नहीं है, बहुत सारे हैं। तो गूगल है, याहू है। तो सर्च इंजन बहुत एक वाइटल रोल प्ले करता है वेब सर्विंग में। जो सर्च इंजन है वो आपको इंफॉर्मेशन किसी क्राइटेरिया से लाने में मदद करता है, और बहुत सारी लिंक आपके सामने आ जाती है। हो सकता है कि आप कोई चीज ना ढूंढ रहे हो, उस लिंक में आपको मिल जाए, आप बहुत खुश होंगे, अरे ये तो मुझे चाहिए था। और कोई ऐसी चीज नहीं है, मैं खुद अपना एग्जांपल लेता हूं कि मैंने बहुत सारी चीजें जो मुझे नहीं आती थी या फिर मुझे नहीं मिल रही थी, वो सब मैंने यहाँ से, मतलब वेब से ही सीखी है, वेब से ही जानी। तो जो कंटिन्यूअस सर्च है इन्फॉर्मेशन का इंटरनेट पे, उसे ही हम वेब सर्फिंग कहते हैं। व्हाट इज ई लर्निंग? एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। अब एक एग्जांपल लीजिए, आप 1 हफ्ते या 10 दिन बीमार हो गए, एक चैप्टर पूरा आपके क्लास का निकल गया। अब आप उस चैप्टर को कैसे सीखेंगे? या ट्यूशन जाएंगे आप, बाई चांस ट्यूशन में भी आपको नहीं समझ में आया, तो आप वेब पे जाएंगे। आप कम से कम 10 क्या मैं बोलूंगा 100 टीचर्स होंगे जो अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे होंगे। आप देखेंगे, हाँ ये टीचर मुझे सही लग रहा है, ये इनकी चीज मुझे समझ में आ रही है। अगर वो चैप्टर एक बार पढ़ लें और फिर किताब पढ़ें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
तो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग एक तरीका है जिससे नॉलेज आप लेते हैं इंटरनेट पे या फिर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम से। इस एजुकेशन में जो स्टूडेंट है, जो पढ़ना चाहता है, वो अपनी तरफ से पढ़ता है, कम्युनिकेट भी कर सकता है, ईमेल मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक फॉरम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, चैट रूम्स है, बुलेटिन बोर्ड्स है, मैसेजिंग है। तो इसके लिए ई लर्निंग अलग अलग टाइप की लर्निंग हो सकती है, जैसे वेब बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है, वर्चुअल क्लासरूम्स भी बन जाते हैं, जिसमें एक आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठे हुए सब लोग आपस में बात भी कर पा रहे हैं, टीचर भी बात कर पा रहा है। तो बहुत सारी मीडिया है, ऑडियो, एनिमेशन, टेक्स्ट है, स्ट्रीमिंग वीडियो, ये आपको कंटेंट देते हैं, आपको पढ़ाते हैं, ट्रेन करते हैं। तो ई लर्निंग बहुत इफेक्टिव है। और मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा, ये कहा गया है यहाँ पर लेकिन मैं इसको नहीं कहूंगा ट्रेडिशनल क्लासरूम से अच्छी है, इफेक्टिव है, ये नहीं कहूंगा कभी भी। ट्रेडिशनल क्लासरूम अगर आपके सामने टीचर है और वो पढ़ा रहे हैं तो वो एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है, वही असली एक्सपीरियंस है। इंटरनेट और ये है आपके एडेड एडवांटेज है कि अगर आप कोई चीज नहीं समझ पा रहे हैं, कहीं कोई आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, क्लास में नहीं समझ पा रहे हैं, आप उसके पास कितने बार जाएंगे टीचर के पास? हो सकता है कि वो टीचर समय नहीं दे पा रहे हो। मैं और भी कुछ कहना चाहूंगा लेकिन वो आगे आप मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है कि आपकी बॉन्डिंग वैसी ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे? आप इंटरनेट पे जाइए, कम से कम 40 लोग एक ही चीज को समझा रहे होंगे और उस 40 में कम से कम एक तो ऐसा होगा जो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये इन्होंने मुझे सही समझा दिया। मान लीजिए आप तमिल लैंग्वेज समझते हैं और तमिल में अच्छी चीज समझते हैं, किसी ने तमिल में बताया बूथ एल्गोरिथम, आप बूथ एल्गोरिथम समझ रहे हैं तमिल में और उन्होंने बहुत अच्छा समझाया है, तो आप उसको समझ के औरों को भी समझा सकते हैं और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। डिफाइन आईएसपी, नेम्स ऑफ पॉपुलर आईएसपी कंपनीज ऑफ इंडिया। आईएसपी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये कौन कौन से इंडिया में, अगर आप कहीं और भी सुन रहे हो ये, जैसे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में, तो आपके अलग अलग आईएसपी होंगे। तो आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये एक तरीके से आपको एक तरीका देता है कि आप हमारे पास आइए, हम आपको सर्विस देंगे। तो यूजर नेम पासवर्ड मिलता है, आप कॉन्फ़िगर करते हैं इंटरनेट कनेक्शन को अपने कंप्यूटर पे, और जो सब्सक्रिप्शन है इंटरनेट कनेक्शन का वो आप मतलब कुछ पैसा तो देना पड़ेगा, वो सब्सक्रिप्शन होता है। तो आईएसपी कौन सा लेंगे आप? सबसे पहली चीज कि आप जियो ले रहे हैं, रिलायंस ले रहे हैं, एयरटेल ले रहे हैं, एमटीएन ले रहे हैं, बीएसएनएल ले रहे हैं। तो जो भी आप रिलायबल हो, चल रहा हो, या फिर आपको पता है कि हाँ भाई इसका पीआर बहुत अच्छा, यानी कि ये बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और ये बिल्कुल टेस्टेड है। तो बहुत सारे आईएसपीज हैं, एमटीएनएल है, एयरटेल है, रिलायंस है, मैं इनके नाम ले रहा हूँ, लेकिन और भी बहुत सारे हैं। तो ऐसी वेब आप पोर्टल को या फिर ऐसे आईएसपी को चुनिए जो आपको बहुत सारी वेब सर्विसेज देता हो आपके एरिया में। बहुत सारे आईएसपी कंपनीज है, जैसे अभी मैं बता रहा था आपको, बीएसएनएल है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, एमटीएनएल है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, एयरटेल है, वोडाफोन है, रिलायंस है, आइडिया है, बहुत सारे ऐसे आपको भारती के आएंगे। Why do organizations mostly use intranet instead of the internet to share information within its premises? देखिए, इंट्रानेट और इंटरनेट में अंतर केवल इतना है, दोनों ही सेम है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वेब टेक्नोलॉजी ही यूज करते हैं। अंतर बस इतना आता है कि आपका एक लोकल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एक पूरे आपके ब्रह्मांड के लिए। तो इंटरनेट एक अलग अलग कंप्यूटर जो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके लिए यूज करते हैं। ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक इंट्रा और एक नेट। इंट्रा मतलब होता है इनसाइड या विद इन, अंदर, और इसीलिए जो इंट्रानेट होता है वो ऐसा नेटवर्क है या ऐसा कम्युनिकेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है। इंटरनेट में क्या होता है, बहुत ज्यादा एरिया होता है, पूरा ग्लोब आप कह सकते हैं। इंटरनेट में छोटा एरिया होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्यों यूज करते हैं इंटरनेट? क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उनका जो कंटेंट है वो कोई और एक्सेस ना कर पाए, उनके एम्प्लॉय या उनके लोग ही देख पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है, ये सिक्योरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन को, सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। तो इसलिए आप देखिएगा कि इसमें www नहीं लिखा जाता। www का मतलब होता है इंटरनेट है। तो इंटरनेट में कभी www नहीं देखेंगे। जैसे बाय चांस आप एग्जांपल देते हैं http://myschoolserver ऐसे करके होगा। राइट अ नोट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में बताइए, इंटरनेट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ARPANET, सबसे पहले ARPANET डेवलप हुआ। ये कम्युनिकेशन एक आध मीडिया था यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री सर्विस के बीच में। 1971 में क्या हुआ कि 15 साइट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में कनेक्ट हो गई ARPANET से। तो देखा कि ARPANET का इतना सक्सेस हो गया, तो नेशनल साइंस फाउंडेशन, एक और ही फेडरल एजेंसी है,
उन्होंने क्या किया कि एक हाई कैपेसिटी नेटवर्क बनाया, एनएसएफ नेट। वो आरपा नेट से और स्ट्रॉन्गर था, लेकिन एक ड्रॉबैक एनएसएफ नेट में था कि केवल एकेडमिक रिसर्च ये प्रोवाइड करता था नेटवर्क पे, और केवल प्राइवेट और पब्लिक बिजनेस उसे यूज करते थे। एक बार एवोल्यूशन हुआ इंटरनेट का, आरपा नेट बंद कर दिया गया, एनएसएफ नेट ये बंद कर दिया गया, लेकिन ये जो चीज थी, ये दोनों ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक साबित हुई आपके किसके लिए, इंटरनेट के लिए। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट की वर्किंग बताइए। जो कंप्यूटर है इंटरनेट पे, ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये अलग अलग छोटे छोटे नेटवर्क बनाते हैं, जैसे ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं गेटवे से, और बैकग्राउंड में आपके इंटरनेट बैकबोन होती है, और अलग अलग काम होता है। सबसे पहले क्या होता है कि सोर्स जो होता है जहां से डेटा सेंड करना है, वो उसको छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करता है। वो पैकेट जाता है डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे, वो वहां रिसेंबल होता है, और फिर उसके बाद जो रिसीवर है उसे पढ़ता है। हाउ इज www डिफरेंट फ्रॉम द इंटरनेट, www इंटरनेट से कैसे अलग है। www का मतलब ये होता है, या ये रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन स्पेस, जगह जहां पर डॉक्यूमेंट और बाकी वेब रिसोर्सेस हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये कनेक्टेड हैं आपस में हाइपरलिंक से, और इसको आप यूआरआईज, यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिकेटर से आप एक्सेस कर सकते हैं। www एक बहुत बड़ा पार्ट बनाता है इंटरनेट का, और इसमें वेबसाइट्स होती है जो एक पेज की भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी पेज की हो सकती है। जबकि जो कंप्यूटर कनेक्टेड है इंटरनेट के, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और बहुत छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है, और ये छोटे छोटे जो स्मॉल नेटवर्क्स हैं वो आपस में गेटवे से कनेक्टेड है। जितने भी कंप्यूटर हैं इंटरनेट में, वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। बैकग्राउंड में इनके जो स्वीट है रूल्स और गाइडलाइन का, वो है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है इंटरनेट के लिए। जो क्वेश्चन आंसर्स हम देख रहे हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के हैं, यानी कि एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। जो भी इसमें इंटरनेट, वेब टेक्नोलॉजीज और इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो उसको हम एप्लीकेशन बेस्ड देखेंगे। जैसे रितु शर्मा है, ये हाउसवाइफ है, ये चाहती हैं कि पास्ता बनाए अपनी बच्ची के बर्थडे में। अब प्रॉब्लम यह है कि रितु को पता नहीं है कि पास्ता बनाना कैसे है, तो रितु ये डिस्कस करती है अपने हस्बैंड से, हेमंत से। तो हेमंत बोलते हैं कि आप इंटरनेट पे देखो इसकी रेसिपी पास्ता की। मान लीजिए आप हेमंत शर्मा है, तो कैसे आप रितु अपनी वाइफ को बताएंगे कि कैसे सर्च करें वो इंटरनेट पे, और ये भी बताना है कि इंटरनेट के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो क्या हो सकते हैं इसके, कैसे बताएंगे आप। उसका तरीका कुछ इस तरीके से होता है या हो सकता है कि सबसे पहले आपको सर्च करना पड़ेगा रेसिपी का, तो उसके लिए आपको ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा, वेब ब्राउजर। कोई भी आपके पास ब्राउजर हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, आपके पास ओपेरा हो, या आपके पास क्रोम हो, उसको खोलिए। यहाँ पर एड्रेस बार होगा, यहाँ पर आपको उन्हें बताना है कि आप टाइप करिए www.google.com या yahoo.com, जो भी आपका सर्च इंजन है जो आपको पसंद है। और उसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे कि हाउ टू कुक पास्ता या पास्ता रेसिपी। ये एक चीज नहीं है, केवल आप इसी से नहीं सर्च कर सकते, बहुत सारे शब्द है, कॉम्बिनेशन है, वो जो टैग्स होते हैं वो सर्च होता है जाके। तो इस सर्च में दीजिए इसको, और फिर उसके बाद जो सर्च बटन है उसको क्लिक करिए, जो भी आपने सर्च इंजन यूज किया है। उसके बाद अलग अलग हाइपरलिंक आ जाएंगी नीचे इस तरीके से। वो जो लिंक है उसको एक एक करके खोलिए। सब जो आपके इससे सबसे ज्यादा मैच करती है वो हमेशा पहली होती है, और फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। इस मैचिंग, इस रेलिवेंसी की मैचिंग के हिसाब से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो इस हिसाब से एक एक करके खोलिए, जो आपको पसंद आ जाए उसको आप कैरी ऑन कर सकते हैं। ऐसे बेनिफिट्स बताना है आपको कि इंटरनेट के बेनिफिट्स क्या है अगर आप यूज करते हैं। पहली चीज तो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि आप ईमेल भेज सकते हैं, आप दो डिफरेंट पार्ट पे लोग हैं उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो भी नॉलेज है इंटरनेट पे, अथाह नॉलेज है, यानी कि इनॉर्मस नॉलेज है, आप वहां से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, ई लर्निंग कर सकते हैं, आप गुड्स और सर्विसेज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। यहाँ पर आप इंटरटेनमेंट कर सकते हैं अपना, जैसे म्यूजिक है, वीडियोज है, गेम्स है, ये सारे काम आप इंटरनेट पे कर सकते हैं। अब अगला है जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि आप काव्या गुप्ता है, मान लीजिए आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं और आपकी टीचर है, उन्होंने आपसे कहा कि जरा फ्रीडम फाइटर जो इंडिया के हैं उनके
बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। आप इंटरनेट पे जाएंगे और इंटरनेट का आपको यूज करना है ताकि आप फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया की इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया ये उन्होंने टैगलाइन बताई दी है, तो काव्या क्या करेंगे, किसी भी सर्च इंजन में जाएंगे, जैसे गूगल है, याहू है और बहुत सारे हैं, तो उसमें जाएंगे आप, बिंग है, तो वहां पर ब्राउजर ओपन करेंगे। मैं काव्या के सिलसिले में बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जब आप ये google.com या अपना जो सर्च है वो इस एड्रेस बार में डालेंगे google.com में, फिर आप जैसे ही आपका google.com आएगा उसमें आप ये फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया लिखेंगे और जैसे ही आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग हाइपरलिंक्स आ जाएगी। एक एक करके ओपन करिए। जो सबसे ऊपर का होता है वो हमेशा रेलिवेंसी के हिसाब से होता है, तो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट ये होगा, फिर ये इस तरीके से। और मोस्टली पहले या दूसरे पेज तक, बल्कि पहले ही पेज तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है मोस्टली। तो इसको अप्रोप्रिएट जो भी आपको हाइपरलिंक लगे उसको खोल के आप फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, आप ये सवाल के जवाब तो हो गए, लेकिन जो भी आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे आप उसका सोर्स जरूर बताइएगा कि यह सोर्स क्या है, क्योंकि जो इंटरनेट पे जानकारी है वो कई वेबसाइट ऐसी है जो कॉपीराइटेड है, जिन्होंने अपनी मेहनत करके उसको लिखा हुआ है, तो उसको आप अपना नहीं बता सकते। तो उसका जरूर सोर्स बताइए कि हमने यहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है। थोड़ा कॉपीराइट का ख्याल रखिए। अब आपकी दोस्त है संजना, वो मूवी डाउनलोड करना चाहती है और सॉन्ग्स इंटरनेट से, तो कौन सा इंटरनेट कनेक्शन उनके लिए सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि उनका मेन जो एम है इंटरनेट से वो मूवीज और सॉन्ग्स का है। तो उसके लिए आप उनको एडवाइस करिए कि आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करिए, क्योंकि ये डेटा ट्रांसमिशन का जो रेट है MBPS है, जैसे अब शुरू करते हैं ना किलोबिट पर सेकेंड, मेगाबिट पर सेकेंड, ऐसी अब और भी आ गए हैं जो आपको गीगाबिट पर सेकेंड में देते हैं। तो वो जो सबसे अच्छी स्पीड हो वो उनको एडवाइस करिए, वो उसे ले लेंगे। अंजलि wants to access some information from the internet by using Google Chrome web browser. Google Chrome का यूज करके वो इंटरनेट से जानकारी इकट्ठा करना चाहती है। However, she is not aware of the user interface of Chrome. Chrome के बारे में उनको जानकारी है नहीं, तो उनको जरा कोशिश करिए कि आप उन्हें समझाएं, मदद करें कि कैसे वो Google Chrome से इंफॉर्मेशन ढूंढ सकती है। तो ये Google Chrome का एक एग्जाम्पल है, बल्कि मैं आपको बताऊं ये Google Chrome ही नहीं, आप चाहे MSN सर्च से लीजिए, चाहे आप कोई भी आप वो ले सकते हैं, ब्राउजर ले सकते हैं, कोई Google Chrome ही नहीं, क्योंकि इन्होंने Google Chrome कहा है। तो मैं कोई भी ब्राउजर लेता हूँ, उसके ये मैंने अलग ब्राउजर रखा है यहाँ पे, और जो भी ब्राउजर होगा देखिएगा उसमें यहाँ पर आपका एक फ्रंट बटन होगा या बैक बटन होगा, यानी कि पेज से इधर उधर जाना। ये टाइटल होगा जो आपको बताएगा जो आपने खोला हुआ है। ये एड्रेस बार है, यहाँ पर आप एड्रेस लिखते हैं। ये आपका जो रीलोड करना है पेज को, अगर बाई चांस आधा पेज आया, पूरा आ नहीं पाया, तो आप उसको रीलोड कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे। ये होम बटन है आपका। ये आपका वेब पेज जो दिखाई देगा वो यहाँ दिखाई देगा। तो जितने भी आप देख पा रहे हैं ब्राउजर, उन सब में कुछ इसी तरीके से होगा। थोड़े से वेरिएशन हो सकते हैं सेटिंग्स का वगैरह का, लेकिन बाकी अमूमन ऐसे ही होता है। तो अलग अलग चीज जो किसी गूगल क्रोम या किसी भी वेब ब्राउजर में आपको मिलेंगी, गूगल क्रोम स्पेसिफिक नहीं है ये, लेकिन गूगल क्रोम के लिए बता रहे हैं। किसी भी आपको ब्राउजर में एक टाइटल बार मिलेगा, जो आपको जो भी वो साइट ओपन करेंगे उसका नाम होगा। बैक बटन होगा ताकि जो पिछला पेज है उस पर जा सके, फॉरवर्ड यानी कि अगले पेज पे जा सके, रीलोड यानी कि आप रिफ्रेश करना चाहते हैं। मान लीजिए आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं, आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं और यहाँ पर स्कोर आ रहा है। अब स्कोर जो है वो उन्होंने कहा कि हर 1 मिनट में रिफ्रेश होगा, आप फटाफट देखना चाहते हैं तो रिफ्रेश कर दीजिए, उसी समय दिख जाएगा आपको। होम बटन है, होम बटन से क्या होगा कि जो भी डिफॉल्ट पेज होगा, होम पेज होगा वेबसाइट का, वहां आप चले जाएंगे। एड्रेस बार वो जगह है जहां पर आप वेबसाइट का एड्रेस लिखेंगे, www.yahoo.com, इस तरीके से। वेब पेज का व्यूइंग एरिया, जो एरिया एड्रेस बार के नीचे है और बटन्स के नीचे है, वो पूरा एरिया आपका व्यूइंग का एरिया है। और अगर आप गूगल क्रोम जैसे अंजलि जी हैं तो उनको एड्रेस वेबसाइट पे लिखना पड़ेगा, यहाँ का वेबसाइट का लिखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद वो जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर उनको कंटेंट दिख जाएगा। जुनैद साहब है, ये बिजनेसमैन है, बहुत ट्रैवल करते हैं। वो ऐसा इंटरनेट कनेक्शन लेना चाहते हैं जिससे वो अपने बिजनेस को चलते फिरते भी संभाल सके। पहले तो आप उनको इंटरनेट कनेक्शन बताइए कि कौन सा वो यूज करेंगे, और उसके बाद आप उनको ये बताइए कि 2 तरीके कैसे एक्सेस करना है इंटरनेट को वायरलेस कनेक्शन से। तो इससे दूसरे क्वेश्चन से पहले का ही आंसर मिल गया।
तो जुनेद साहब को सबसे पहले तो आपको वायरलेस कनेक्शन बोलना पड़ेगा, क्योंकि वायर कनेक्शन में तो वो जा नहीं पाएंगे, मूवमेंट है उनका, तो अगर डायलअप अगर आप उन्हें बोलेंगे तो उनका काम नहीं बन पाएगा, तो उनको वायरलेस कनेक्शन लेना पड़ेगा। और जो दो तरीके हैं आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, वो आप उनसे कह सकते हैं कि आप वाईमैक्स ले लीजिए या वाईफाई ले लीजिए। आजकल डोंगल वाले वाईफाई है, आप लगा दीजिए किसी भी जगह पे, जैसे मोबाइल चार्जर का जो पॉइंट होता है वहां लगा दीजिए, या फिर अपने लैपटॉप पे लगा दीजिए, और वो एक्सेस करेगा जो भी उसको नियरेस्ट मोबाइल स्टेशन मिलेगा वहां से। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। अब ई कॉमर्स, ई लर्निंग और चैटिंग। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स का मतलब ये है कि जब इंटरनेट पे हम कॉमर्स करते हैं, ट्रेड करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, चीजों को खरीदते बेचते हैं, तो जो कॉन्सेप्ट है ई कॉमर्स का वो बिल्कुल कॉमर्स की तरह है, यानी कि ट्रांजैक्शन करना है, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करना है आपको, जिसमें सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, कमोडिटीज हो या सर्विसेज हो, दोनों ही कंप्यूटर नेटवर्क पे और नॉर्मली इंटरनेट पे लोग इसको कर रहे हैं। ई लर्निंग क्या होती है? ई लर्निंग, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ये एक तरीका है जिससे इंटरनेट और कंप्यूटर को यूज करके आप इंटरनेट के थ्रू पढ़ पा रहे हैं चीजों को। तो ये टाइप जो एजुकेशन का है या तरीका इसमें है कि कभी कोई चीज मिस हो जाती है या कोई चीज समझ में नहीं आती है, आप छुट्टी ले लेते हैं या फिर आप डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, वहां पर आपके पास टीचर की अवेलेबिलिटी कभी कभी नहीं हो पाती है, तो उसमें क्या होता है कि इंस्ट्रक्टर्स भी और स्टूडेंट्स भी ये आप इससे फायदा पा सकते हैं। दूसरा ये है कि ई लर्निंग मतलब आपके पास टीचर है, बहुत सारे लोगों को एक साथ वो ई लर्निंग करा रहे हैं, तो ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक फोरम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, चैट रूम्स है, बुलेटिन बोर्ड्स है, मैसेजिंग है, इन सब के थ्रू ई लर्निंग हो सकती है। चैटिंग क्या है? चैटिंग का मतलब कि आप यहाँ हैं और ये ग्लोब के अक्रॉस दूसरे साहब हैं, आप उनसे बात करना चाहते हैं, कैसे करेंगे आप? तो अगर आप इंस्टेंटली इस तरीके से बात करना चाहते हैं कि यहाँ आपने मैसेज दिया और यहाँ इनको पहुंच गया, इन्होंने जवाब भी दे दिया, तो ये जो तरीका होता है इसे सेंडिंग और जो एक साथ सेंड और रिसीव आप मैसेज कर सकते हैं किसी भी पार्ट पे नेटवर्क के, इंटरनेट के, उसे हम चैटिंग कहते हैं। चैटिंग फंक्शनैलिटी जो इंटरनेट की है वो यूज करती है IRC प्रोटोकॉल, इंटरनेट रिले चैट प्रोटोकॉल, ताकि जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं फटाफट उनका आदान प्रदान किया जा सके। आपको यहाँ टिक करना है जो एडवांटेज नहीं है ईमेल की, उसको जरा टिक करिए। सेव्स पेपर एंड अलाउ यूज टू एडिट द मैसेज इंस्टेंटली, टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू ट्रांसमिट मैसेज, सेंड्स मैसेज एज पर द सेंडर्स कन्वीनियंस। तो इसको टिक कर दे। ये आपका ये वाला जो है, ये इसका मतलब ये है कि अगर लॉन्गर टाइम लेगा तो फिर इंटरनेट इसका ईमेल का फायदा क्या है? इससे अच्छा पोस्टल भेज दीजिए, कम से कम लिखित चीजें मिलेंगी। अब अनसॉल्व्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस जो अलग अलग एग्जामिनेशन में आए हैं उनके हम बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले है कि एक्सपैंड करना है इन वेब एक्सटेंशन को वेब एड्रेसेस लेके, तो .org है, .in है, तो ये आपका .org है ऑर्गेनाइजेशन, IN है इंडिया। ऐसी वाई डू वी यूज वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर हम क्यों यूज करते हैं? तो वेब ब्राउजर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि इंटरनेट पे जितने भी आपके रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन है उसको हम एक्सेस कर सकें, रिट्रीव कर सकें, यानी उनको उपयोग कर सकें। पहले तो उन्हें ढूंढना पड़ेगा, पाना पड़ेगा, फिर उसका यूज करेंगे। नेम एनी 2 ISPs, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आप बता सकते हैं कोई? MTNL है, अगर आप हिंदुस्तान की बात करें तो MTNL है, BSNL है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है, ये भारत संचार निगम लिमिटेड है। तो ये कुछ क्वेश्चन देखे हमने जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड थे और कुछ एग्जामिनेशन में जो आए हैं उन क्वेश्चन को भी देखा। ये चैप्टर अब समाप्त होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।